तो पॉलिटी में आपने सबसे पहले तो अभी जो परिवर्तित सिलेबस है नया, वो पाठ्यक्रम जरूर आपने देखा होगा। तो अभी आपने सिलेबस में एक तो बातें आपने देखी होगी कि सिलेबस में आपके पॉलिटी में इस बार क्या क्या परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले तो मेरे को यह बताओ पॉलिटी में क्या क्या परिवर्तन है और पॉलिटी की भूमिका आपके आरएस प्री में है कितनी। पॉलिटी में आपको यह जानना कि इंडियन पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आते हैं, किसको कितना वेटेज देना चाहिए, क्योंकि आपको सबसे पहले तो रणनीति यही तय करनी पड़ेगी कि प्री को पास करने के लिए हमारे पास तो नवंबर तक का समय है, उस नवंबर तक के समय में हमें प्री पास करने के लिए किस रणनीति के साथ काम करना पड़ेगा। आपको पता है कि मैं पहले दिन हमेशा कुछ सत्यपूर्ण बातें बोलता हूं, आपको वो सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी कि केवल कोचिंग आने, यहां पर बैठने और क्लास नोट्स तैयार करने और मास्टर की बातें सुनने से प्री पास नहीं होगी। पहली तो अगर यह गलतफहमी है तो निकाल देना। दूसरी आपकी यह गलतफहमी और निकाल देना कि केवल पढ़ना ही इनफ नहीं होता है। आपको पता है कि पढ़ती पूरी दुनिया है। मैं हमेशा कहता हूं आपके कि 6-7 लाख जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे आरएस प्री में, मेरे को लगता है कि सारे ही लोग पढ़ेंगे। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, वैसे तो पूरी दुनिया पढ़ती है, लेकिन सफल बहुत कम होते हैं। उसके पीछे मुख्य कारण आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया, कभी ढूंढने का प्रयास नहीं किया कि पढ़ने का कौन सा ऐसा तरीका अपन अपनाए जिससे अपन सफलता बहुत अच्छे से और पहले ही प्रयास में अपन प्राप्त कर पाए। आपको पता है कि पढ़ती पूरी दुनिया, आप देख लो। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको पढ़ने की संख्या देखनी है ना, तो अपने जयपुर में तो रात को 2 बजे इस 5 किलोमीटर की रेंज है ना, ये पढ़ने का मुख्य केंद्र है। इसके 5 किलोमीटर के रेंज में किसी भी लाइब्रेरी में रात को 2 बजे जाकर देख लेना। मेरे को नहीं लगता कि वहां पर भी एक भी सीट खाली मिलेगी तुम्हें। रात को 2 बजे भी टाबर किताबें लिए हुए पढ़ते हैं। लेकिन सबसे मेरे बात आज तक यह समझ में नहीं आई है कि अगर पढ़ने वालों की धरातल पर इतनी संख्या है, इतने लोग पढ़ते हैं कि रात की 2 बजे भी लाइब्रेरी की सिंगल सीट खाली नहीं रहती है, तो फिर यह आरएस में मेरिट प्री में कभी 50% से ऊपर क्यों नहीं जाती है। मैं बात करूं अगर प्री की, तो जीवन में आपने देखा होगा 2013 के बाद जब परिवर्तित सिलेबस आपने देखा, तो उसमें कभी भी 50% से ऊपर मेरिट नहीं गई है। 2013 के बाद आज तक का 25 तक का इतिहास बता रहा हूं आपको। आपने देखा होगा आरएस प्री की सबसे ज्यादा मेरिट रही 2023 में, और 2023 में मेरिट रही कितने प्रतिशत? 50% वो जनरल की। और 50% जनरल की क्यों रही? क्योंकि 2023 वाले पेपर का तुम लेवल देखना घर जाके आज ही, उनका स्टैंडर्ड देखना कि 2023 में आपके इतने इजी क्वेश्चन आए कि मेरे को नहीं लगता कि 4th ग्रेड वाले पेपर की तुलना आरएस प्री के पेपर की तुलना करने तो कोई अतिशयोक्ति होगी। इतना इजी लेवल था, फिर भी आपके कितने प्रतिशत मेरिट रही बताओ? ये 2023 की सबसे अधिक मेरिट थी। बाकी मेरिट किस पर अटकी है? कभी 72 नंबर पर, कभी 85 नंबर पर, और कभी 90 नंबर भी गई नहीं है। 100 नंबर मेरिट जनरल की रही। ये जनरल की मेरिट बता रहा हूं, आपको ध्यान रख लेना। तो मेरे कहने का मतलब, एक जो फाइल है ना वो लगा दे ना, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर दुनिया इतनी पढ़ती है तो ये तो प्री की मेरिट है, और मेंस की मेरिट आपने देखी होगी अभी और अभी जो फाइनल रिजल्ट आपने देखा, और उसमें आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि मेंस की मेरिट जो रहती है वो रहती है कितनी बताओ? मेंस की मेरिट रही इस बार कितनी? 900 में से 208 तो मैं मुख्य की चलाओ, वो मेंस की मेरिट है 208 नंबर। कितने में से? 800 में से। अब जब ये मेरिटें रहती है ना, तो हमारे वाले मास्टर कोचिंग बच्चों को एक लाइन बोल देते हैं कि पेपर अति स्टैंडर्ड था, इसलिए मेरिट 208 रह गई। मैं तुम्हें तो पहले पेपर लगा के बताऊंगा अभी थोड़े दिनों बाद ही। और मैं हमेशा एक बैच में ये दूर करने के लिए, ये जो भ्रांति दिमाग में अपने अंदर घुसाई जाती है ना, ये गलतफहमी जो टाबरों के मन में पैदा की जाती है, वो मैं पेपर लगाकर दूर करता हूं कि पेपर में ऐसा कौन सा क्वेश्चन तुमने देखा जो तुम्हारी क्लास में चर्चा नहीं हुई, जो तुमने क्लास में पढ़ा नहीं। मैं बहुत दावे के साथ बोल रहा हूं, अतिशयोक्ति के साथ नहीं कह रहा हूं, या फालतू की बातें मैं जीवन में नहीं करता हूं। 70 से 75% क्वेश्चन मेंस में ऐसे देखने को मिलेंगे जिनकी प्रत्यक्ष रूप से क्लास में चर्चा हुई है। आपको ऐसा कोई जीवन में क्वेश्चन मेंस में नहीं देखने को मिलेगा जो तुमने जीवन में पढ़ा ही नहीं कि मेरिट 208 पर अटक जाए। तो मैं आपसे कारण जानना चाहता हूं कि इतना, एक तो 50% मेरिट प्री में रहना, 50 से ऊपर जीवन में नहीं गई, मेरिट आपकी 40-45 पर ही रहेगी। इस बार भी मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, पेपर देखने से पहले कह रहा हूं
कि आपकी 40 से 45% के बीच मेरिट रहेगी। और अभी आपने देखा कि जो मेंस का रिजल्ट आया उसमें राजस्थान में पहली रैंक वाले विद्यार्थी के 351 नंबर है। जिसने राजस्थान में टॉप किया ना, पहली रैंक लाया है, उसके कितने नंबर है 900 में से? 351 मेरिट नहीं है, 351 पहली रैंक वाले के। कितने में से? 900 में से। मेरे को बताओ, अब इससे ज्यादा इजी राजस्थान में कौन सी परीक्षा हो सकती है जिसको तुम इतने कम नंबर में प्राप्त मतलब पास कर सकते हो? और दूसरी बात, इसमें कोई 40% वाला नियम नहीं है, क्योंकि टॉपर के ही 39% है। जिससे राजस्थान में इस परीक्षा को टॉप किया उसके नंबर कितने आ रहे हैं? 39%। अब मैं आज तक यह नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर इतने लोग रात के 2 बजे भी पढ़ते हैं ना, तो वो इतने नंबर ही क्यों ला पा रहे हैं इन एग्जाम में? और ऐसा कौन सा आरएस मेंस के एग्जाम का तरीका है या आरएस प्री का ऐसा कौन सा पेपर आता है जिसमें तुम जीवन में पहली बार, तुमने 10वीं की परीक्षा पास की, तुमने 12वीं की परीक्षा पास करके आए, तुम ग्रेजुएशन पास करके आए हो, तुमने जो 10वीं का तरीका अपनाया, 12वीं का तरीका अपनाया, ग्रेजुएशन का, वही तो मेंस में तरीका है। भाई 10वीं में भी क्वेश्चन आता है, अपन आंसर लिखते हैं, मेंस में भी यही आता है, क्वेश्चन आता है, आंसर लिखना है। अलग तरीका कौन सा आता है मेरे समझ में नहीं आया। और मैं देखता हूं कि 10वीं और 12वीं का जब रिजल्ट आता है तो मेरिट रहती है 99.99% टाबरों के। और आजकल अब देख रहा हूं कि 95 से कम बनते वो तो टाबर मायूस रहता है कि यार रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। अरे बने कितने? 95 में भी रिजल्ट अच्छा नहीं है, बताओ आप। और वही बच्चे आरएस का एग्जाम देते हैं। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा कि 10वीं 12वीं में जिनके 99% नंबर आए हुए हैं, वही बच्चे आरएस का एग्जाम देते हैं। आरएस में 208 नंबर मेरिट रहती है। क्या रीजन है? कारण क्या है? जब 10वीं में इतने प्रतिशत नंबर तुम्हारे आ गए, 12वीं में आ गए, तो तुम ग्रेजुएशन पास आउट के बाद तुम आरएस का एग्जाम देते हो, तो इसमें ऐसा क्या हो जाता है ना? अपनी जो शैक्षणिक व्यवस्था है, एक तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन है ना, वो पूरे भारतवर्ष की, राजस्थान की नहीं, वो इतनी अलग टाइप की शैक्षणिक व्यवस्था वर्तमान में चल रही है कि ये बच्चों को बर्बाद कर देगी आने वाले समय में। क्योंकि आजकल आपको पता है कि नई शिक्षा नीतियों में बच्चा, एक तो मास्टरों पर इतना ज्यादा प्रेशर है कि बच्चा मानसिक रूप से प्रताड़ित होना ही नहीं चाहिए। बच्चा मानसिक रूप से प्रताड़ित कब होगा? जब रिजल्ट नेगेटिव रहेगा तो सुसाइड कर लेगा। तो नहीं आ रहे हैं तो भी 99 दे दो, खुद लिख के 99 दे दो, बच्चा नाराज नहीं होना चाहिए। और दूसरी, अपनी ग्रेजुएशन की स्तर तो तुम खुद करके आए हो, देख रहे हो। ग्रेजुएशन में अपनी शैक्षणिक व्यवस्था को इतना खराब कर रखा है इन्होंने कि जिसकी कोई हद नहीं है। और मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि तुम्हें आरएस में वही पूछा जाएगा जो तुमने आज तक पढ़ा है। तुम जो आज तक पढ़ के ग्रेजुएशन पास आउट करके आए हो ना, आपके पेपर में वही क्वेश्चन आने वाला है। अगर हमारे ग्रेजुएशन तक का स्तर ढंग का हो जाए और अपन ढंग से पढ़ लेना, तो अपने को ये कोचिंगों में गोते खाने की आवश्यकता नहीं होती। रीजन आज की शैक्षणिक व्यवस्था का दोष है ये। हमने ग्रेजुएशन कैसे पास की, तुम्हारी सबकी आत्माएं जानती है। तुमने फॉर्म भरने के बाद जब ग्रेजुएशन में बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल का जब एग्जाम दे रहे थे, तो अपन एग्जाम का जब वो टाइम टेबल आता है ना, तब तो अपने को पता लगता है अच्छा मैं भी सेकंड ईयर में हूं, है ना। और फिर एक दिन पहले तुम बुक सेंटर पर भागते, 1 वीक सीरीज खरीदते, एक रात तुम 1 वीक सीरीज पढ़ते और दूसरे दिन जाके एग्जाम देते। और एग्जाम में हमारे जो पूर्वज थे, सीनियर थे, उन्होंने एक बार सिखा रखी थी, कॉपी खाली मत छोड़ना। बोला कुछ आए, बोला कुछ नहीं आए तो भी पन्ना खाली नहीं रहना चाहिए। बताओ, उस तरीके से। और ये पन्ना खाली नहीं रहना चाहिए, ये नीति है ना, यही हमें आरएस मेंस में आज बर्बाद कर रही है। आरएस मेंस में जो परीक्षा में बर्बाद करने वाली नीति है, ये ग्रेजुएशन की परीक्षा में तुमने जो पालन किया था ना, पन्ना खाली नहीं छूटना चाहिए, ये बर्बाद करती है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी पॉलिसी क्या रहती है? पन्ने भरने के लिए एक क्वेश्चन की भूमिका बनाते हैं हम 3 पन्नों में, तो प्रश्न के आंसर की शुरुआत 3 पन्नों बाद होती है। 1.5 पन्ना तो हमें क्या बनाने के लिए चाहिए? भूमिका बनाने के लिए, क्योंकि पन्ना भरना है। आए कुछ आए, नहीं आए कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर ये भूमिका बनाने में जितने तुम शब्द खर्च कर देते हो ना, उतने शब्दों में तुम्हारी जगह खत्म हो जाती है। यहां भूमिका बनाने के लिए तुम्हें अतिरिक्त शब्दों की जगह नहीं दी जाएगी। मतलब अब 2 फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा, 50 शब्द और 150 शब्द। तो जो 50 शब्द के क्वेश्चन आएंगे ना, वो क्वेश्चन और कॉपी और आंसर एक ही है बस। क्वेश्चन आया, नीचे 50 शब्दों की जगह होगी, और जो वो पूछ रहा है ना, वो तुम्हें सटीक शब्दों में 50 में ही जवाब देना है। और अपने जीवन में सबसे बड़ा संकट क्या होता है आपको पता है ना? अपने जीवन में यह संकट होता है कि वो 50 शब्दों की जगह तो अपन भूमिका बनाने में खा जाते हैं। अब जो वास्तविक आंसर लिखना है उसके लिए जगह बचती नहीं है, लिखे क्या?
इसीलिए मैं हमेशा आरएस का एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों की लाइन देता हूं कि तुम्हें मेंस में तो खास करके आंसर लिखने की शुरुआत पहले शब्द से ही कर देनी है। जो वो डिमांड कर रहा है ना, तुमसे पूछ रहा है, उसकी शुरुआत पहले शब्द से कर दो। भूमिका भूमिका मत बना हुआ, और जितना पूछे उतना लिखो। 2023 की, अभी 24 की कॉपियां अभी आना बाकी है, अभी जो मेंस हुआ 23 की कॉपियां मैंने टाबरों को बताई, अभी पड़ी मेरे पास। तुम कहोगे तो मैं परसों तुम्हें बता दूंगा। उसमें क्वेश्चन क्या पूछा, मैं पॉलिटी के सारे प्रश्न बताता हूं आपको। अवशिष्ट विषय पर संघ सरकार की शक्ति 15 शब्दों में। अनुच्छेद 14 में युक्ति युक्त वर्गीकरण का प्रावधान 50 शब्दों में। जन आंदोलन में भारत की राजनीति किस तरीके से प्रभावित होती है 50 शब्दों में। यह मेंस का टॉपिक है, प्री का नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन करें 100 शब्दों में। यह प्रश्न बोल रहा हूं जो तुम्हें 23 में मेंस में पूछे। अब मेरे एक सिंगल प्रश्न आज तक यह समझ में नहीं आया कि कौन सा ऐसा 23 में मेंस का प्रश्न था जो तुम्हें नहीं आ रहा है और मेरिट 208 रह रही है। उसका रीजन मैं सीधा और साफ शब्दों में बता देता हूं कि वर्तमान में जो बच्चों के पढ़ने का तरीका है ना, वो केवल गए, आपके भी पढ़ने का तरीका वही रहेगा। मैं आपको और बता देता हूं पहले दिन से ही। तुम पढ़ोगे कैसे, आज तुमने प्री की तैयारी की ना, तो सबसे पहले तो अपन मार्केट में आते ही विद्यार्थियों की आदत है कि वो बुक सेंटर पर जाकर 2-3 तरीके की किताबें खरीदेंगे पहले तो। दूसरा, कोचिंग नोट्स तैयार हो ही रहे हैं, अब अपन घर जाकर क्या करेंगे, किताब खोल के पढ़ना शुरू कर देंगे। वो किताब लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे उस किताब में टॉपिक पढ़ लिया और 5 घंटे बाद उस किताब को बंद करके आत्मा को शांति दे दी। आज मैं लाइब्रेरी में बैठ के 5 घंटे पढ़ा। कोचिंग नोट्स पढ़ने प्रारंभ किए, एक नोट्स को पढ़ लिया, आज पूरी पॉलिटी पढ़नी है, सुबह से लेकर शाम को तो कॉपी पॉलिटी के नोट्स की पढ़ डाली और कह दिया आज पॉलिटी कंप्लीट। पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद तुम्हारी आत्मा से 2 प्रकार के क्वेश्चन तुमसे ही पूछना कि आज मैंने जो पॉलिटी में टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक के राजस्थान के कौन कौन से एग्जाम में किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यह मेरे को पता है कि नहीं है। और दूसरा, अगर इस तरीके के प्रश्नों का प्रयोग एग्जामों में हो चुका है, तो अगला ऐसा कौन सा नया तरीका जहां से प्रश्न और बन सकता है। अगर पढ़ने के बाद इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब अगर आपकी अंतरात्मा से मिल जाता है, तो आपके पढ़ने का जो 5-7 घंटे 10 घंटे तुमने दिन में पढ़ाई की वो सफल है। और अगर इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तो आपके टोटली टाइम वेस्ट हुआ है। आप इससे अच्छा है कि नींद ले लेते हैं। और मैं कहता हूं 99% विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैंने टॉपिक पढ़ा दिया संविधान सभा, मैं पूछूंगा समझ में आएगा कि सबकी नसें हिलती है, तुम्हारी भी हिलेगी, मैं पहले दावे के साथ कह देता हूं कि हां आ गया। लेकिन उस संविधान सभा में से जो 2013, 16, 18, 21, 23 में कोई मेंस में प्री में प्रश्न पूछा है ना, वो हमसे हल नहीं हो रहा है। समझ में आ गया तो क्या खाक समझ में आया तुम्हारे टॉपिक, बताओ। टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, यह प्रश्न डिसाइड करता है। पहली बात तो आपको यह तो प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए, यह तो पढ़ने के बाद पहला कर्तव्य आपका होना चाहिए कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, चाहे कोचिंग में पढ़ा है चाहे सेल्फ पढ़ा है, तो उसको पढ़ने के बाद पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए क्वेश्चन को तो हल होना ही चाहिए। आपसे वो क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही चाहिए। और अपनी 99.9% विद्यार्थियों की गाड़ी पहले में अटक जाती है कि हमने टॉपिक तो पढ़ लिया, लेकिन पिछले पेपर में आया हुआ प्रश्न हमसे हल नहीं हो रहा है, तो क्या टॉपिक पढ़ के किया क्या है, फिर तो टाइम बर्बाद किया है। मेरे भाइयों, आपसे दुनिया केवल ज्ञान नहीं देखेगी, दुनिया देखेगी सफलता। तुमने कोचिंग में पढ़ के कोचिंग सब्जेक्ट का विकास तो कर लिया, ज्ञान तो अर्जित कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार होते हैं, ये कर्तव्य होते हैं, ये राज्य के दायित्व है, लेकिन परीक्षा पास नहीं हो रही है, तो तुम्हारे अधिकारों की जागरूकता और तुम्हारे खुद के कर्तव्य को कोई नहीं पूछेगा, ध्यान रख लेना। क्योंकि विद्यार्थी कोचिंग हमेशा, मैं एक लाइन बोलता हूं, क्यों आता है, परीक्षा को पास करने के लिए आता है। विद्यार्थी कोचिंग ज्ञान में वृद्धि करने के लिए नहीं आता है कभी भी, यह सीधा फैक्ट कह रहा हूं। तुम यहां आए हो ना, तो तुम परीक्षा पास करने के लिए आए हो, तुम अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए नहीं आए हो। और परीक्षा पास कब होगी, जब पेपर में आया हुआ क्वेश्चन अपन हल करेंगे। और अपनी सबसे बड़ी समस्या, ज्ञान में वृद्धि हो जाती है लेकिन क्वेश्चन हल नहीं हो रहे हैं, तो उस ज्ञान का करोगे क्या, कोई औचित्य नहीं रहेगा उस ज्ञान का। इसलिए अपने को रणनीति वो बनानी है कि प्रश्न हल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यह सबसे बड़ी बात होती है, ध्यान रख लेना। और इसीलिए आपको बहुत अच्छे से इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा।
टॉपिक कंप्लीट होते ही ये देखो, एक मैं पहले दिन ऐसी बातें बोल रहा हूं जो हो सकता है यहां पर नहीं, कोचिंग जगत में ही कोई नहीं बोला कि ये कोचिंग फील्ड है, ये प्रतियोगिता का क्षेत्र है। और प्रतियोगिता के क्षेत्र की पहली विशेषता क्या है, यहां पर तो मैं पहले बता देता हूं, या विद्यार्थी को खुद की केयर खुद को करनी है। मतलब समझ गए ना, आए पढ़ लिए तुम चले गए, मैं नहीं पूछूंगा कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, मैं नहीं कहूंगा कि तुम्हें नोट्स तैयार करने हैं, मैं नहीं कहूंगा कि तुम आज आए और 2 दिन क्यों नहीं आए। ये स्कूलिंग की शिक्षा नहीं है, प्रतियोगी परीक्षा की क्लास है ये। यहां पर वही है कि खुद की केयर खुद को करनी पड़ेगी। मतलब समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन तुम्हें पूछना पड़ेगा, समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन तुम्हें पूछना पड़ेगा, अगर कोई डाउट है तो वो तुम्हें पूछना पड़ेगा, नियमित रूप से क्लास तुम्हें ही आना पड़ेगा, नोट्स तुम्हें ही तैयार करने पड़ेंगे। और जब तक कोई क्लास में प्रतियोगी परीक्षा में क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना, तो हमारे वाले मास्टर, या मैं मेरा ही कह देता हूं, हमारे वाले मास्टरों का नहीं, मास्टर कभी नहीं चाहेगा कि मेरे से बच्चा प्रश्न पूछे। क्यों? क्योंकि मेरा काम है सिलेबस करवाना, मैं सिलेबस करवा के निकल लूंगा। अब तुम नहीं बोलोगे ना तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया तो अच्छी बात, और नहीं आया तो उससे भी अच्छी बात। प्रश्न नहीं पूछोगे तो मास्टर के लिए तो अच्छा होगा, क्योंकि वो फंसेगा नहीं, ठीक है ना। और मास्टर जो सुबह हमारे घर से निकलते हैं ना, तो सुबह 6 बजे अगरबत्ती करते हैं ना भगवान के सामने, उसमें यही कहते हैं कि हे भगवान मेरा रोजगार चलता रहे, इसलिए बच्चा शुद्ध डफोड़ आना चाहिए, जिसको कुछ नहीं आता हो। और ये आजकल के देख रहा हूं, इसलिए मैं पहले दिन कह रहा हूं, आजकल के यानी कोरोना के बाद जो प्रतियोगी क्लासों की मैंने विशेषता देखी है, उनमें बच्चा प्रश्न तो पूछता ही नहीं है, और खास करके आरएस के बैच में। अभी मैं ओनली आरएस में पढ़ा रहा हूं, और आरएस में मेरे दुर्भाग्य यह है कि मेरे से जीवन में 10 घंटे दिन में क्लास होती है, 10 घंटे में भी कोई से भी बैच का विद्यार्थी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। रियल की बात बता रहा हूं तो मैं पहले दिन। अब क्यों नहीं पूछता है वो मैंने आज तक इनसे जानने की कोशिश की विद्यार्थियों से, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं मिला। और मेरी एक बड़ी कमजोरी होती है, हमेशा आपको पता है कि प्रतियोगी परीक्षा में पढ़ाने वाले मास्टर की जो ऊर्जा होती है ना, वो स्टूडेंट पर निर्भर करती है। मास्टर अच्छा कौन से बैच को पढ़ाएगा? मास्टर बिना मन का भी, कुछ बैचों को बिना मन का भी पढ़ाता है मास्टर, मैं तुम्हें आत्मा से कह रहा हूं, पहली बात है बिना मन के भी वो कोर्स करवाएगा, क्योंकि कोर्स करवाना मेरी मजबूरी, मेरे को ही करवाना पड़ेगा। लेकिन एक तो करवाऊंगा मैं मन से, और एक करवाऊंगा मैं बिना मन से। मन से कौन से बैच को पढ़ाऊंगा? जो ऊर्जावान बैच लगेगा। आए दिन विद्यार्थी एक बड़े स्टैंडर्ड और लेवल के प्रश्न लेकर आएंगे, क्वेश्चन करेंगे, और जब क्वेश्चन करेंगे स्टैंडर्ड तरीके के क्वेश्चन करेंगे ना, तो मास्टर को खुद को पता लग जाएगा कि यहां इस बैच में विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं। और विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं ना, तो मेरे को भी पढ़ाने से पहले तैयारी करके मैदान में जाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी वहां। और ये तुम करोगे तभी होगा, नहीं तो होता क्या है, अमूमन मैं बता देता हूं, 99% मेरे साथ क्या होता है, मैं पढ़ा रहा हूं, लिख रहे हैं, समझा रहा हूं, यूं देख रहे हैं, लिख लो, ये लिख लिया बस। अब होता है नीरस भरा बैच, उसमें फिर पढ़ाने का मन नहीं करता मास्टर के, और मेरे जैसे मास्टर के। खास करके मैं मेरी विशेषताएं बता देता हूं। प्रतियोगी परीक्षा के क्लास की पहली खूबसूरती होती है क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए। जब तक क्रॉस क्वेश्चन नहीं, तब तक प्रतियोगी परीक्षा की क्लास नहीं। फिर तो वो स्कूलिंग वाली क्लास की भूमिका आ जाएगी, बस मास्टर ने खड़ा किया, लिखवा दिया, तुम्हारा रजिस्टर तो लिखवा दो और मत लिखवाओ। और मैं तो हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि आरएस वाले विद्यार्थियों को तो हमारे भले ये लाइन लिखवा देना क्या, कि राजस्थान में महाराणा प्रताप का जन्म 1947 में हुआ, तो हमारे वाले अलग कलर के पेन से लिखेंगे 1947 में हुआ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? उनको कुछ नहीं आता है। वास्तविकता बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आज धरती पे अगर किसी को सबसे इजी पढ़ाना है ना, वो आरएस को पढ़ाना है। और तुम तो खैर प्री के हो, कुछ मैच्योर टाबर लग रहे हो। मेरे को इस पहली बार ही मैच्योर बैच लगा है। बाकी फाउंडेशन के बैच जिनमें मैं जाके आता हूं ना, अभी 7 से 9 ली, तुम्हारे बाद जाऊंगा, शाम को जाऊंगा, उनकी स्थितियां क्या है आपको पता है? फाउंडेशन में विद्यार्थी कौन से आते हैं? जो 12th पास करके आए हैं, बीए फर्स्ट ईयर में हैं ज्यादातर तो, और नहीं तो बीए सेकंड ईयर में है। वो जीवन में पहली बार कोचिंग कर रहे हैं। उनको यह पता नहीं कोचिंग का मास्टर पढ़ाता कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने स्कूलिंग शिक्षा में मास्टर को पढ़ाते देखा है। तो उन बच्चों को मास्टर हमारे वाले पढ़ाना चाहे ना, तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक पीडीएफ तैयार की, अंदर घुसाई,
ऐसे मास्टर है हमारे कोचिंगों में, और खास करके आरएस में। कुछ नहीं है, 400 रुपए की किताब खरीदनी है शाम को, एक कंप्यूटर वाला पकड़ना है, टाइपिंग जिसकी अच्छी हो, पैनल तैयार किया, एक वो खरीदनी है, क्या आती है वो, मेरे जीवन में तो मैंने आज तक उसको खरीदा भी नहीं है। वो अंदर घुसानी है, फाइल खुली, मास्टर जोर जोर से वो लिखा हुआ पढ़ेगा, और पढ़ते समय थोड़ा सा वो जोश दिखाएगा, और फिर कहेगा समझ में आ गया, बच्चा कहेगा हाँ आ गया, लो लिख लो, ये काम खत्म। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अतिशयोक्ति में क्या, कि हमारे आरएस में वो प्रत्येक आदमी मास्टर है जिसको हिंदी पढ़नी आती है। क्यों? बोर्ड पे लिखा हुआ ही तो पढ़ना है, दिक्कत कहां है? और बच्चों, और 2 कहानियां बीच में 2 घंटे के क्लास में अच्छे वाली याद करके आनी है, 3-4 चुटकुले याद करने हैं, आपका रोजगार चलेगा, धड़ल्ले से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोरोना के बाद विद्यार्थी ऐसे आ गए जो जीवन में ना तो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं मास्टर से, ना मास्टर को जीवन में कोई पढ़ाते वक्त परेशानी आती है। इसीलिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा घर। क्वेश्चन वो विद्यार्थी पूछता है जो घर पे बहुत मनोयोग तरीके से, मनोभाव से पढ़ता है। और इसीलिए अभी रणनीति अपनाओ। आपका एग्जाम नवंबर में है, नवंबर लास्ट में है, तो नवंबर में है तो आपको मैंने कहा प्लानिंग क्या करनी है, क्योंकि कुछ बच्चों की विशेषताएं होती है, खास करके मैं बता देता हूं। जैसे मैं आर्ट्स का विद्यार्थी हूं, तो मेरे साथ 2013 से एक समस्या रही है। अगर वो 2016 में जो काम किया वो 13 में कर लेते तो हो सकता है मेरे को ये गला फाड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं भी कहीं सरकारी नौकरी कर रहा होता। मेरी सबसे बड़ी समस्या रही है साइंस में, मैथ में, रीजनिंग में और इंग्लिश में। ये मेरे प्रिय सब्जेक्टों में से नहीं रहे हैं। गणित तो मेरे को अगर 3-4 नंबर की अलग अलग तरीके की जोड़ डाल दे वो भी गड़बड़ हो जाती है। और 2013 में आपको पता है एक बड़ी गड़बड़ हुई थी आरएस वालों के साथ, पैटर्न बदलने के साथ ही। एक पूरा पेपर ही 200 नंबर का साइंस, मैथ और रीजनिंग का ही था। इसलिए 2016 और 18 में जो आरएस बने हैं ना, 99% साइंस मैथ बैकग्राउंड के विद्यार्थी बने, 99%। आर्ट्स वालों को मार दिया दोनों ही भर्तियों ने। 1% विद्यार्थी, आर्ट्स का एक ही पेपर था, जीके का पूरा पेपर ही एक होता था। तो धरना दिया 2016 में विद्यार्थियों ने। आर्ट्स वालों ने कहा कि मर जाएंगे, हम तो आरएस बन ही नहीं पा रहे हैं, तो बोला क्या करें? बोला चेंज करो इनको। तो फिर आपको पता है कि मेंस में से गणित और रीजनिंग पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और ये खत्म किए तब तक हम दुर्भाग्य से कोचिंगों में पढ़ाना प्रारंभ कर चुके थे। और ये कोचिंग में पढ़ाना एक ऐसा क्षेत्र आ जाता है जिसमें विद्यार्थी मास्टर 10 घंटे क्लास लेने के बाद खुद सेल्फ स्टडी कर पाए। वो इतनी सेल्फ स्टडी कर पाएगा जितना उसको उसका स्वयं का सब्जेक्ट मजबूत करना होता है। और आरएस बनने के लिए एक अकेले पॉलिटी के भरोसे आरएस बना नहीं जाता है, यह आपको भी पता है। तो आपको पता है कि अब तुम्हारे, मैंने कहा ना प्री, और दूसरी बात है कि प्री आपको पता है कि ओनली क्वालिफाई है, प्री का हमारे सिलेक्शन में कोई योगदान नहीं है। तो अब कई सारे विद्यार्थियों का ऐसा होगा जो मेरे जैसे आर्ट्स में बैकग्राउंड के विद्यार्थी है, वो मैथ, रीजनिंग के और साइंस के नाम से भय खाते होंगे। तो अभी अपने पास वो समय नहीं है। पहली सलाह तो मैं दे देता हूं कि जिस सब्जेक्ट में अभी अपन जीरो हैं, उस जीरो से हीरो बनने की कोशिश आज से प्रारंभ करें तो अब ये बड़ी गलती हो जाएगी। जैसे मेरे को गणित नहीं आती है, तो मैं गणित के जो 4-5 प्रश्न, आपके 7-8 प्रश्न आते हैं शायद प्री में, उनको करने के लिए अभी क्लास में बैठ के सीखूं और कड़ी मेहनत को, तो मेरे को लगता है ये मेरी मूर्खता होगी। आप कहते हो क्यों? क्योंकि आपको एक रणनीति अपनानी कि प्री पास करने के लिए नंबर कितने चाहिए? 50। अब आपको गणित नहीं आ रही ना, तो उस पर ज्यादा जोर नहीं देना है, तो उसकी भरपाई में जो आ रहा है उस सब्जेक्ट में और स्टैंडर्ड करके कैसे करूं, वो रणनीति अपनानी है। और इसीलिए आपको मैं बता देता हूं कि जो चाहे तो आर्ट्स बैकग्राउंड के विद्यार्थी है, चाहे साइंस मैथ बैकग्राउंड के विद्यार्थी है, उनमें आपको पता है कि आपके राजस्थान का पोर्शन रहेगा ना, राजस्थान का। अब वो राजस्थान जीके का पोर्शन तो आर्ट्स और मैथ और साइंस सबको तैयार करना पड़ेगा। उसमें राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान आर्टिकल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान की पॉलिटी, इनके सबके मिलाकर क्वेश्चन न्यूनतम मान के चलो 60 है, न्यूनतम। ये तो आर्ट्स वालों को भी करना है और साइंस मैथ वालों को भी करना है। अब इसके बाद अपनी प्लानिंग क्या है, रणनीति अपने ये पहले दिन से तैयार करके अपने 50% नंबर लाने हैं। और मैं कहता हूं तुम मेरे पर भरोसा रखना, पेपर भले ही कितना ही धरती पे इजी उतर जाए ना, 50 से ज्यादा मेरिट तुम्हारी आरएस में जाएगी नहीं। तो अब 60 तो ये हो गए। अब साइंस मैथ वाले क्या कहेंगे कि यार इंडिया इस तरह के, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये तो दिमाग खराब करती है, तो साइंस मैथ और रीजनिंग पढ़ लो। और
हमारे आर्ट्स वाले जैसे मेरे जैसे गणित मैथ और रीजनिंग से, गणित साइंस और रीजनिंग से डरते हैं, तो वो इनको छोड़कर इंडिया वाले सब्जेक्ट पे आ जाओ, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये पढ़ लो। और उसके साथ आपको पता है कि 15 क्वेश्चन करंट के तो आएंगे, और वो करंट तो दोनों को ही पढ़ना है। तो इस तरीके की रणनीति अपना कर अपन कितने प्रतिशत, 50% नंबर कैसे लाएं, उसके साथ काम करना आपको। अभी अपने पास समय वो नहीं है कि जिस सब्जेक्ट को अपन आज तक प्रिय नहीं है, रुचि नहीं रही है, उस सब्जेक्ट में अपन और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करें तो समय बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा अपना। अभी अपने पहले दिन से ये रणनीति होनी चाहिए कि 50% नंबर कैसे लाए जाएं, उसके तहत आपको काम करना है। और दूसरी बात, अपने पॉलिटी के में सिलेबस की अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने, तो आपको भली भांति पता होगा कि सिलेबस में कुछ ज्यादा आपके चेंजेस नहीं हुआ है। अगर आपको पता है कि प्री में अगर हुआ है ना, तो प्री में तो चेंजेस क्या हुआ है दोस्तों, प्री में तो ओनली यही चेंजेस हुआ है कि एक टॉपिक जुड़ा है प्री में। वैसे 2021 में आपको पता है कि 2 टॉपिक आपके हटा दिए थे, 1919 और 1935 का अधिनियम 2021 में ही खत्म कर दिया था। इस बार एक टॉपिक जुड़ा है, वो जुड़ा है नागरिकता। पहले आपके नागरिकता आरएस में नहीं था, इस बार ही जुड़ा है। तो मेरे को लगता है कि एक टॉपिक, एक क्वेश्चन आपके नागरिकता का जरूर पूछेगा। तो आपके फिल्म्स के सिलेबस की अगर मैं चर्चा करूं, तो ये तो आपको पता ही है, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं, कोचिंग आने से पहले ही आपको पता है कि 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का रहेगा। दूसरा, आपके ये भी सब पता है, आपको ये सामान्य जानकारी है, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा पॉलिटी की अगर मैं बात करूं ना, तो ये पॉलिटी का वेटेज रहेगा जो आपके ये रहने वाला है। पॉलिटी का वेटेज यानी कि आपके प्री में पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आने हैं, अब वो देख लो। आप पॉलिटी को कम नहीं आंक सकते हो, देख लो। इसका मतलब पॉलिटी के आपके सिलेक्शन में बहुत सहायक सब्जेक्ट के रूप में होगा। 2013 में देख लो आपके पॉलिटी के क्वेश्चन आए कितने, इंडियन पॉलिटी के तो आए और राजस्थान पॉलिटी के आए 25 प्रश्न है, अकेला सब्जेक्ट दे रहा है। फिर आपके 2016 में 10 + 13 यानी कि 23 प्रश्न है। फिर आपके 2018 में 16 + 9 कितने हुए, 25 हो गए, 25। फिर आपके 24 प्रश्न, फिर आपके 7 और 11 18 प्रश्न, और फिर आपके 12 और 9 21 प्रश्न। मान के चलिएगा ये इनका वेटेज यहां पर कम हो रहा है ना, 18 21, ये देख रहे हो ना, ये 18 21 इसलिए कम हो रहे हैं कि आपको भली भांति एक बात याद रखनी है कि करंट के क्वेश्चन भी 15 पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे, और उन क्वेश्चन में 2 ही सब्जेक्ट करंट में रहेंगे, या तो पॉलिटी या इकोनॉमी। तो जिस दिन करंट में वेटेज पॉलिटी का बढ़ जाता है ना, उस दिन वो क्या करता है, स्थायी पॉलिटी में थोड़े प्रश्नों की संख्या कम कर देना है। सीधा सीधा मान के चलिएगा कि आपके 25 प्रश्न अमूमन पूछे जाएंगे, राजस्थान इंडिया दोनों के, और 25 प्रश्न कम प्रश्न नहीं होते हैं, देखो आप। तो इसका मतलब यह सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसका कोई अरुचिपूर्ण सब्जेक्ट है ना, मान लो जीवन में होगा, जरूरी नहीं कि सबको पॉलिटी आती है, लेकिन उस अरुचि को रुचि में परिवर्तित इस सब्जेक्ट को तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट का वेटेज अगर मैं 5-7 प्रश्नों का होता ना, तो मैं भले ही ऐसा नहीं कि मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपके आरएस में इस पॉलिटी के 5-7 प्रश्न ही आते तो मैं कह सकता था कि भैया तुमने जीवन में पॉलिटी नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बिल्कुल समझ में नहीं आती कि नहीं आती है, तो अब इस पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मैं ये बोल सकता था। लेकिन मैं इतने प्रश्नों के लिए बोल नहीं सकता हूं। कैसे बोलूं कि तुम्हारी अरुचिपूर्ण है तो पॉलिटी छोड़ दो? 25 प्रश्न छोड़ोगे कैसे तुम? ठीक है ना। इसीलिए आपके पॉलिटी का वेटेज तो बहुत खतरनाक है, ये तो मैं वेटेज बता रहा हूं। दूसरा वेटेज में आपके मैंने प्रश्नों की संख्या इसीलिए लगवाई है कि आप कई बार नोटिस करते हुए देखते हो कि 25 में से या 14-11 या 10-13 या 16-9 या 10-14, मान के चलिएगा कि राजस्थान और इंडिया दोनों का कितना कितना 50-50% का योगदान एवरेज मान सकते हैं। कई बार राजस्थान पॉलिटी की संख्या बढ़ी है तो कई बार 50-50 का योगदान है। अब आपको मैंने ना रणनीति क्या बनानी सुनना, एवरेज 50-50 है, मतलब 50-50 का योगदान है। दूसरी बात यह है कि आप दोनों का सिलेबस की तुलना कर लो, इंडियन पॉलिटी का सिलेबस उठा के देखना अभी और राजस्थान पॉलिटी का देखना। मैं दावे के साथ सिलेबस बताने से पहले कह रहा हूं कि राजस्थान पॉलिटी का सिलेबस इंडिया की पॉलिटी से 50% कम है। कितने प्रतिशत कम है? आधा सिलेबस है। जितना सिलेबस आप इंडियन में पढ़ोगे उसके आधे पॉलिटी में राजस्थान की।
और आधा सिलेबस है योगदान बराबर आधे प्रश्नों का है। को कई जिनके अरुचिपूर्ण सब्जेक्ट रहा है ना पॉलिटी, उनके लिए ज्ञान दे रहा हूं कि तुम्हें इंडिया की बजाय मेहनत ज्यादा राजस्थान पे करनी है। रीजन क्या है उसका? सिलेबस बहुत छोटा है राजस्थान पॉलिटी का, और क्वेश्चन आधे आएंगे राजस्थान पॉलिटी के, मान के चलो आप, आधे तो आने ही हैं, ठीक है ना। तो अब उसी तरीके से तो मैं इसलिए हर सब्जेक्ट की आपको रणनीति यही तो बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिनके टॉपिक कम और प्रश्न अधिक, उनको आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है हमेशा ही। चाहे वो पॉलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे किसी की भी बात कर रहा हूं, तो ये एवरेज प्रश्न आपके 25 प्रश्न पॉलिटी के रहने वाले, इंडिया राजस्थान दोनों के ही। और अब आपको पता है कि अपने पॉलिटी के सिलेबस की अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने, तो सिलेबस आपका रहने वाला है यह। अब ये प्रश्न टॉपिक वाइज बांटे हैं, लेकिन इन टॉपिक वाइज प्रश्न तो मैंने ठीक है कह दिया आपको, लेकिन कई बार आपको पता है कि टॉपिक वाइज प्रश्नों का ऊपर नीचे करना उस पेपर सेटर की इच्छा पर डिपेंड करता है। इन टॉपिक वाइज प्रश्नों को देखकर अपन यह निर्णय नहीं ले सकते हैं कि पिछली बार पार्लियामेंट संसद टॉपिक से ज्यादा पूछे तो इस बार भी संसद में से पूछेगा, इसके तहत तो काम करेंगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। अपने को तो पूरे सिलेबस को साथ में लेकर चलना है। लेकिन आपको पता है कि इस सिलेबस में क्या क्या है। इंडियन पॉलिटी के सिलेबस में आपको पता है संविधान सभा, संविधान की विशेषता, संविधान संशोधन प्रस्तावना, मूल अधिकार, डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद भी है, लिखा नहीं है इसने, संसद व मंत्री परिषद लिख दिया, न्यायपालिका, आयोग, आपातकाल, आरटीआई, पंचायत और विविध। यानी कि मोटे मोटे तौर पर इंडियन पॉलिटी में आपको पढ़ना है, एक तो संविधान सभा, एक नागरिकता, इसने शायद लिखा नहीं है इसने, इस बार नागरिकता भी जुड़ गया है ना। इस बार आपके सिटीजनशिप की टॉपिक जुड़ा है, तो नागरिकता टॉपिक भी आपको पढ़ना है। एक प्रश्न इस बार इसका पक्का पूछेगा। और राजस्थान पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो देख लो, अब इसीलिए मैंने कहा ना 50% सिलेबस है। ये तो है इंडिया का और ये है राजस्थान का, है ना, और वेटेज बराबर है। आधे क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटी के आते हैं, ठीक है ना। और इसमें राज्यपाल, विधानसभा, हाईकोर्ट, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन आयोग और विविध अधिकार बनते हैं। अब आपको राजस्थान पॉलिटी में आपको पता है कि एक तो इंडियन पॉलिटी में केंद्र की सरकार पढ़नी है और राजस्थान पॉलिटी में राज्य की सरकार पढ़नी है। आपको पता है केंद्र की सरकार के भी कितने अंग होते हैं? 3। राज्य की सरकार के भी कितने अंग होते हैं? 3। दोनों के 3-3 अंग पढ़ने हैं। अब 3 अंग कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। केंद्र की कार्यपालिका में क्या क्या पढ़ना होता है आपको? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी। यहां पर स्पष्ट नहीं दे रखा, लेकिन आपको पढ़ना है। केंद्र की व्यवस्थापिका में आपको पढ़ना है संसद, लोकसभा और राज्यसभा। और केंद्र की न्यायपालिका में आपको पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा मैंने कहा ना, पॉलिटी में आपको पता है कि इस सब्जेक्ट को अपन 2 नामों से जानते हैं, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था तो अपने 3 सरकार के अंगों की बात करनी है। संविधान में आपको पढ़ना है संविधान सभा का गठन, संविधान का निर्माण, और फिर आपको पढ़ना है प्रस्तावना और नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। और केंद्रीय स्तर के 6 आयोग आपके सिलेबस में है। इस बार एक आयोग और जोड़ा है, एडिशनल 7 हो गए। अब आपके तो केंद्रीय स्तर के कौन कौन से आयोग है? आपको पता है कि पहला तो आयोग आपका यूपीएससी, दूसरा आयोग है आपका निर्वाचन आयोग, कौन सा? तीसरा आयोग है आपका मानवाधिकार आयोग, चौथा आयोग है आपका सूचना आयोग, पांचवा आयोग है आपके सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, छठा आयोग है आपके नीति आयोग, और 7वां आयोग इस बार जोड़ दिया महिला आयोग। कौन सा? और एक बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग भी जोड़ा है। यह तो केंद्रीय स्तर के आयोग पढ़ने हैं। और एक आपको टॉपिक और पढ़ना है, यहां पर स्पष्ट नहीं लिखा है, लोकपाल। क्या पढ़ना है? लोकपाल। उसका भी अक्सर एक प्रश्न आपको प्री में देखने को मिलता है, पुराने पेपर आप देखोगे तो। और राजस्थान की पॉलिटी मैंने कहा राज्य की सरकार के 3 अंग पढ़ने। कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। राज्य की कार्यपालिका में क्या पढ़ोगे बताओ? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। राज्य की व्यवस्था पढ़ोगे विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद। और राज्य की न्यायपालिका में पढ़ोगे आप हाईकोर्ट। और फिर आपको तीसरे स्तर की सरकार पढ़नी है, पंचायती राज। क्या पढ़ना है? और फिर राज्य स्तर के आयोग पढ़ने हैं 5, नहीं 4 ही है। राज्य स्तर का एक आयोग हट गया प्री में से, मेंस में डाला है पब एड में, वो मैं मेंस में बात करूंगा। अभी 4 ही आयोग है, एक तो आरपीएससी, एक राज्य निर्वाचन आयोग, एक राज्य सूचना आयोग और एक राज्य महिला आयोग। अब आपके तो हटाया किसको और जोड़ा किसको? पिछली बार आपके सिलेबस में राज्य मानवाधिकार आयोग था, जिस राज्य मानवाधिकार को पॉलिटी से प्री से उठाकर मेंस में डाल दिया और प्री में महिला आयोग जोड़ दिया। तो राज्य स्तर के कितने आयोग पढ़ने हैं आपको? 4, ठीक है। और फिर आपको केंद्र में लोकपाल पढ़ते हो तो राज्यों में लोकायुक्त पढ़ोगे,
क्या पढ़ोगे? लोकायुक्त। ये सिलेबस होता है इंडिया और राजस्थान का। और ये प्रश्नों की संख्या होती है, आपको ध्यान रख लेना, 25 प्रश्न अमूमन पूछे जाते हैं। कभी रेशियो 23 पर गया तो कभी 26-27 पर भी जाता है ना। जहां जहां रेशियो पॉलिटी का कम होता है स्थायी पॉलिटी में, वहां करंट में पॉलिटी के प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो इन सारे सिलेबस को लेकर ध्यान रखना है, अपने को बात करनी है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर अपन बात करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। ये प्रश्न है, जो प्रश्न तो अब क्या ही देखने को मिलेंगे, प्रश्न तो आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपको सबको आते होंगे लगभग लगभग। पॉलिटी है क्या प्रश्न कोई इसमें नहीं है क्या? चलो कोई नहीं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के पेपर देखना है। पहली बात तो आज ही घर जाकर पेपर का प्रश्नों का लेवल देखना है, प्रश्नों की प्रकृति देखनी है। अब सबसे बड़ी कमजोरी आपके पॉलिटी में क्या होती है, जो मैं पहले दिन बता देता हूं। आपको पता है कि अपने पॉलिटी में आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, अभी जैसे मैं यूपीएससी का प्री का पेपर देख रहा था, अभी थोड़े दिन पहले ही हुए, आपने भी देखा होगा। यूपीएससी के पेपर को अगर वास्तव में मैं क्लास में हल करवाऊं ना, तो बच्चों को लगता है बहुत इजी प्रश्न है। और यूपीएससी के पेपर में आए हुए प्रश्न वो के वो बच्चे अगर क्लासरूम में देंगे ना, तो बच्चे कहेंगे भगवान जाने प्रश्न आ कहां से गए। यह सबसे बड़ी गंभीर समस्या इन दिनों पॉलिटी की देखने को मिल रही है। अब वो पॉलिटी में आपको पता है प्रश्न गलत करवाने के लिए पेपर सेटर के पास एक हथियार है। मैं आपको कहता हूं कि उस हथियार पर आज ही आपको काम कर लेना चाहिए, क्योंकि नवंबर अभी तक महीने 6 पड़े हैं अपने पास। और मैं अगर यह कोई अतिशयोक्ति या बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि प्री में आपको पता कि ये जो गोले काले करने वाला एग्जाम है ना ऑब्जेक्टिव टाइप का, इस ऑब्जेक्टिव टाइप वाले पेपर को पास करने के लिए विद्यार्थी को चाहिए 3 से 3.5 महीने, बस बहुत है। अगर ईमानदारी से विद्यार्थी पढ़ता है तो नहीं तो उसके लिए 3 साल भी कम है। देखो समय तो अपने राजस्थान के विद्यार्थियों की एक आदत है कि नवंबर में भी आप सब बोलोगे मेरे को पता है, अगर 1 महीना और मिल जाता ना तो मजा आ जाता। तो तू 6 महीने में मजा नहीं ले पाया तो 1 महीने में और क्या लेगा बता। यह विद्यार्थियों की एक मानसिकता होती है। विद्यार्थी एग्जाम को फेस करने की स्थिति में कभी आता ही नहीं है, भले ही उनको साल भर का टाइम दे दे तो समय आरपीएससी ने इस बार खूब दिया है। मैं समय के लिए कई कमी नहीं कहूंगा, ठीक है ना। 6 महीने किसी गोले काले करने वाले एग्जाम को पास करने के लिए तो पर्याप्त टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। इसलिए समय की कमी तो आप इस परीक्षा में असफल होने पर इसका पहला दोष समय की कमी को नहीं दे पाओगे। समय आरपीएससी ने खूब दिया है। अब आपकी रणनीति क्या रहती है, आपका तरीका क्या रहता है, आपके पढ़ने का सिस्टम क्या रहता है, आप कौन से सब्जेक्ट को वेटेज दे रहे हो, आप किसको नहीं दे रहे हो, ये बहुत सारे कारण आपके काम करने वाले हैं। और दूसरी बात, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि आपको टॉपिक एक भी पूरा करते हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसके मॉडल पेपर तो हल करने ही करने हैं, उसके पिछले पेपर में आए हुए प्रश्न हल करने ही करने हैं। अगर नहीं हो रहे हैं प्रश्न हल, तो इसका मतलब आपके टॉपिक पढ़ने में कमी रही है, और उस कमी को खुद दूर मत करना, आपको दूसरे दिन क्लास में उन प्रश्नों को उठाना है कि भैया जी हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है, तो पढ़ने के बाद भी हमसे ये क्वेश्चन हल नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब टॉपिक की समझ विकसित करना ही कोई मतलब नहीं है। उस टॉपिक के प्रश्न जब तक हल नहीं हो रहे हैं तो यह समझ विकसित कहीं पर भी काम आने वाली नहीं है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर अपन काम करेंगे, इन सारी बातों के साथ चर्चा करेंगे। प्रश्न पूछना आपका नैतिक दायित्व है, उत्तरदायित्व आपका है, और प्रश्नों का आंसर देना मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, प्रश्न आपको पूछने चाहिए। हमारे वाले मास्टर कुछ कहते हैं प्रश्नों के बारे में पता नहीं क्यों गंभीर हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों से, मास्टर है ना, मास्टर कभी मास्टर नहीं होता है, मास्टर हमेशा जीवन भर विद्यार्थी रहता है। मास्टर हमेशा किसी न किसी बैच में से कुछ उनको सीख के ही निकलता है, पक्का है। और मास्टर को सिखाने वाले बच्चे ही होंगे। कल के दिन हो सकता है आप मेरे से ऐसा प्रश्न पूछोगे, जो प्रश्न ऐसा भी हो कि मेरे को एकदम आंसर नहीं आ रहा है, तो मेरा नैतिक दायित्व क्या कहता है मैं कल देख के बताऊंगा। तो मेरे को प्रश्न का आंसर देखने के लिए घर 2-4 किताबें खोलनी तो पड़ेगी ना, खोलनी पड़ेगी। तो उस एक प्रश्न की बदौलत मैं 3-4 बातें और नई सीखने की कोशिश करूंगा। लेकिन कोशिश कब करूंगा, जब तुम ढंग के प्रश्न पूछोगे। प्रश्नों का हमेशा स्टैंडर्ड होना चाहिए। अपने पास भी आपको पता है कि 6 महीने में, आपको पता है आपके 5 महीने में, यानी एग्जाम आने से 1 महीने पहले हमारे को सिलेबस भी पूरा करवाना होता है। आपको 1 महीने रिवीजन का भी टाइम देना है। तो आपके लिए प्रश्न हमेशा पूछते समय इस बात को जरा ध्यान से सुन लेना कि प्रश्न का लेवल स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए जो एग्जाम में आने लायक हो, है ना। ऐसे प्रश्न कुछ नहीं पूछना, ऐसा नहीं कि मैं तो तुम्हारे प्रश्न कैसा भी पूछोगे तो आंसर दूंगा, लेकिन ऐसा कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए कि अपने पड़ोसी जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं वो इस प्रश्न से परेशान हो जाए कि यार फालतू का प्रश्न पूछ रहा है, मास्टर के 5 मिनट खराब करवा रहा है, हमारे भी 5 मिनट खराब हो रहे हैं,
ठीक है ना। तो प्रश्न का स्टैंडर्ड क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो एग्जाम में आने लायक हो। उन प्रश्नों को जरूर आपको क्लास में पूछना है। अब अपन सिलेबस की शुरुआत ही अपने आपको पता है कि सबसे पहला ही अपने इंडियन पॉलिटी का सिलेबस का टॉपिक कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि संविधान सभा। वैसे तो आपके सिलेबस में तो पहला टॉपिक लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, संविधान निर्माण, लेकिन सीधी सी बात है कि संविधान निर्माण में बहुत सारे टॉपिक आपके छिपे हुए हैं, जिन टॉपिकों की चर्चा भी अपने को करनी है। अब आपको पता है कि मैं सीधा संविधान निर्माण पढ़ाना प्रारंभ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपको भली भांति पता है कि अपने पहले भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए सबसे पहले किसका गठन हुआ होगा? संविधान सभा का। उसी संविधान सभा ने भारत के संविधान का क्या किया है? निर्माण। तो अपन पढ़ने की शुरुआत किसकी कर रहे हैं बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, संविधान से कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो मैं तुमसे ही पूछ लेता हूं कि बताओ, आप पढ़ने की शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से कर रहे हो, तो बताओ संविधान किसे कहते हैं? संविधान की परिभाषा क्या है? आप सबके सब ग्रेजुएशन पास आउट विद्यार्थी हो, जिनकी योग्यता ही ग्रेजुएशन है, क्योंकि आपको पता है आरएस का एग्जाम ही वही विद्यार्थी दे सकता है। पर मैं यह भी कह सकता हूं बड़े दावे के साथ कि यहां पर बैठे हुए हर विद्यार्थी को संविधान की परिभाषा आती है, लेकिन परिभाषा बोलने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, परिभाषा देने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन परिभाषा सबको ही आती है। तो बताओ संविधान किसे कहते हैं? हा? अरे संविधान कहते किसे हैं? संविधान सर्वोच्च तो है ही है, मान लिया, लेकिन संविधान की परिभाषा पूछ रहा हूं मैं। कानूनों और नियमों का ऐसा संग्रह जिससे देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाए, कानूनों का एक ऐसी किताब जिससे देश की शासन व्यवस्था चले। सबके परिभाषा देने का अधिकार मतलब तरीका अलग है, पर ये जो अपने अंदर कमी है ना, इस कमी को सुधार देना। मैं पहले दिन ही कह रहा हूं, अपने को आता है लेकिन अभिव्यक्त करने का। अब कह रहे हो ना तुम कि आरएस में 208 मेरिट क्यों रही? ये कारण है, ढूंढ लो अपने अंदर। आता सब कुछ है, लेकिन लिखें कैसे? ज्ञान अंदर भरा हुआ है, लेकिन अभिव्यक्त करने का तरीका नहीं है। और खैर, तुम तो एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, इसलिए आपको पता है कि आपको तो 3 चरणों से गुजरना है, और तीसरा चरण जो होता है ना, वो इसीलिए रखा जाता है आपकी इस अभिव्यक्ति के कारण है। इंटरव्यू में क्या देखा जाता है? इंटरव्यू में कभी आपका ज्ञान नहीं देखा जाता है। आरएस में ज्ञान तो था, तब आपने मेंस पास की है, ज्ञान में कमी नहीं है, ज्ञान चेक आपका मेंस से हो गया है। अब इंटरव्यू में आपका देखा जाता है व्यक्तित्व, आपकी देखी जाती है पर्सनैलिटी, आपके बोलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपके उठने का तरीका, आपके बैठने का तरीका। ये तो इंटरव्यू में परीक्षण, इंटरव्यू में तो मैं पूछा जाता है, ज्ञान पूछा जाता है कि कभी नहीं पूछते इंटरव्यू में ज्ञान। इंटरव्यू में एक इंटरव्यू आपके पूरे गांव पर आधारित हो जाता है। आपने कहा ना मेरा गांव ये है, तो वो इंटरव्यू बोर्ड वाले उस गांव की विशेषताओं पर पूरा का पूरा इंटरव्यू रख सकते हैं। उस गांव की विशेषता के आधार पर आपको पता है कि तुम्हें एक हॉबी भरनी पड़ती है। मेरी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना, तो पूरा इंटरव्यू क्रिकेट पर रख लेंगे वो। तो इंटरव्यू में कभी ज्ञान चेक नहीं होता है, इंटरव्यू में आपकी व्यक्तित्व देखा जाता है, पर्सनैलिटी, और अपने बोलने का तरीका ही अपन हिचकिचाते हुए बोलेंगे। ज्ञान ही खूब है, लेकिन वो इंटरव्यू में नंबर नहीं देगा फिर, ठीक है ना। इसीलिए अभिव्यक्ति का तरीका आपका थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। और इसीलिए आपको पता है कि 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें मास्टरों के लिए अगले आगामी चरण में देख लेना, अभी तक उसके प्रावधान लागू नहीं हुए नई शिक्षा नीति के। नई शिक्षा नीति 2020 में जारी कर दी, लेकिन उसके प्रावधान लागू नहीं हुए। जिस दिन लागू होंगे ना, उस दिन देख लेना, भारत के हर राज्य में एक प्रावधान है, उसमें ग्रेड 2 और ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है, उनमें 4 चरण हो जाएंगे। 4 कितने? आप अभी 3 चरणों से ही गुजर रहे हो। आरएस में शिक्षक भर्ती में ग्रेड 2 और ग्रेड 1 में कितने चरण होने वाले? 4। आपके तो 4, पहले पात्रता, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, यहां तक भी ठीक है। और शिक्षकों के लिए एक चौथा चरण जोड़ा है, बिल्कुल, और वो जोड़ना आवश्यक था, मैं भी इससे सहमत हूं। और वो चौथा चरण जोड़ा है डेमो। क्या जोड़ा? तुम कौन से पद पर जा रहे हो? शिक्षक पद पर। शिक्षक को करना क्या पड़ेगा? पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। और आजकल शिक्षक जो बन रहे हैं ना, वो बन रहे हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब किताबों का ज्ञान तो खूब है, रट के परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन मास्टर साहब गए बच्चों को पढ़ाने का तरीका है ही नहीं मास्टर साहब के पास। तो शिक्षक का एक है,
इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ज्ञान को अभिव्यक्त करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, और इसीलिए शिक्षकों के लिए चौथा चरण डेमो रखा है। डेमो कहेंगे हिंदी का ग्रेड फर्स्ट का लेक्चरर बनना चाह रहा है कि हाँ ले पेन और जा बोर्ड पे संधि पढ़ा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा बता। अब मार्ट साहब को संधि का ज्ञान तो खूब है, लेकिन मार्ट साहब के संधि पढ़ाने का तरीका बिल्कुल नहीं है, तो उसी डेमो में फेल कर देंगे, फिर आपका किताबी ज्ञान भले कितना ही हो। ये नई चरण में, नई शिक्षा नीति में है, लेकिन वो प्रावधान लागू कब होंगे वो पता नहीं, लेकिन जिस दिन लागू होंगे उस दिन 4 चरण है, आप देख लो। और अपना भी इंटरव्यू तक 3 चरण जो होता है ना, अब आपको पता है प्रशासनिक अधिकारी को पढ़ाना नहीं होता है, इसलिए डेमो नहीं रख रहे हैं आपके लेकिन आपके तीसरे चरण में आपकी पर्सनैलिटी को पहचाना जाता है ना, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है इंटरव्यू में, बाकी कुछ नहीं होता, ध्यान रख लेना। तो संविधान कैसे कहते हैं, तो कह देना कि विश्व के जितने भी देशों ने अपने आपको पता है कि संविधान का गठन किया, तो सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया होगा। तो विश्व के किसी भी देश की राष्ट्र के द्वारा या किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कौन से तरीके से दोस्तों, किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित लिखित या अलिखित कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है या चलाया जाता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, संविधान। अब देखेगा एक तो फिल्म्स में प्रश्न इसकी परिभाषा में सही बन जाएगा आपका। मैंने आपके सामने बोला कि किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इसका मतलब यह हुआ कि मैंने यह परिभाषा केवल भारतीय संविधान की नहीं दी है, विश्व के सारे संविधानों को ध्यान में रखते हुए परिभाषा दी। और उस परिभाषा में पहली लाइन मैंने बोली कि किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। इसका मतलब यह हुआ कि विश्व के जितने भी देशों में संविधानों का निर्माण किया है ना, उससे पहले उन देशों में संविधान सभा का गठन तो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो विश्व में संविधान सभाओं के गठन के 2 तरीके देखने को मिले। पहला तरीका कौन सा, विश्व में कुछ देशों में संविधान सभा का गठन प्रत्यक्ष तरीके से हुआ है, तो कुछ देशों में संविधान सभा का गठन कौन से तरीके से हुआ है, अप्रत्यक्ष तरीके से। अब आपको पता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का मतलब तो समझ गए। प्रत्यक्ष का मतलब उस देश में संविधान सभा में जाने वाले सदस्यों का चुनाव अगर जनता ने किया है तो तरीका कौन सा, और अगर जनता की भागीदारी नहीं है तो पहला क्वेश्चन तो मैं आपको भारत की संविधान सभा के बारे में पूछ लूं कि भारत में जो संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया, उस संविधान सभा का गठन प्रत्यक्ष तरीके से हुआ था या अप्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से। अब अप्रत्यक्ष तरीके से इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि संविधान सभा में जाने वाले लोगों का चुनाव जनता ने तो नहीं किया था, और जनता ने नहीं किया था तो यही क्वेश्चन तुम्हें 2021 के एसआई के पेपर में आरपीएससी पूछ चुकी है। घर जाके पेपर देख लेना, 2021 वाला वही क्वेश्चन पूछा, भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो मेरे को बताओ कि जब अप्रत्यक्ष तरीका आया तो तुम्हारे मन में एक प्रश्न पैदा हुआ कि फिर अप्रत्यक्ष तरीके से संविधान सभा का गठन किया किसने था। तो आपको पता होगा कि आज की तिथि में अपने केंद्र की व्यवस्थापिका भी कितने सदनीय है, द्विसदनीय, लोकसभा राज्यसभा। राज्य की व्यवस्थापिका भी द्विसदनीय, विधानसभा और विधान परिषद। भले ही राजस्थान की व्यवस्थापिका एक सदनीय है, लेकिन भारत के संविधान में तो राज्य की व्यवस्थापिका। अब आपको पता है केंद्र की व्यवस्थापिका को द्विसदनीय कौन से अधिनियम से बनाया था, 1919, ध्यान रख लेना। और राज्य की व्यवस्थापिका को द्विसदनीय कब बनाया, 1935। अब इसका मतलब 1935 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में, अब उस समय आपको पता है प्रांतीय व्यवस्था अंग्रेजी काल में लागू हो गई थी, तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में एक सदन का गठन किया था जिसका नाम था विधानसभा। इसका मतलब सीधा सीधा समझ आना कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किसने किया था, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा में जाने वाले लोगों का चुनाव किया था। अब इससे इजी तरीका और करना है ना, तो मैं आज की बात कर देता हूं, जो 3-4 दिन से न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ रहे हो। अगर पॉलिटी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हो तो मेरे को बताओ वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। और अभी आप देख रहे हो राजस्थान में 8 जून, आज ही है क्या, आज ही है, आज नामांकन की अंतिम तिथि है, नामांकन हो रहा है। कांग्रेस वाले प्रत्यक्ष ने कर दिया, बीजेपी वाले आज कर रहे हैं। 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है और इस बार चुनाव नहीं होगा। आप कहते हो क्यों, 3 ही सदस्य हैं, 3 ही सीटें हैं, निर्विरोध जीत जाएंगे सारे। तो राज्यसभा के जैसे सीधी सीधी बात समझ आना, वर्तमान में जिस तरीके से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है ना, उसी तरीके से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। मेरे को बताओ राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं, विधानसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव वर्तमान में प्रत्यक्ष तरीके से नहीं हो रहा है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं, विधानसभा के सदस्य। तो विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा में जाने वाले सदस्यों का भी चुनाव किया था, लेकिन चुनाव का तरीका थोड़ा सा अलग टाइप का है। अभी मैं उसको नहीं छेड़ूंगा, राज्यसभा टॉपिक पढ़ेंगे तब बात करेंगे चुनाव के तरीके पर, क्योंकि चुनाव का तरीका समझाने में 1 घंटा लग जाएगा।
ध्यान रख लेना, ठीक है। लेकिन तरीका अप्रत्यक्ष है। और अब आपको पता है भारत का संविधान कैसा है, बताओ, लिखित है। कैसा है? अब आपको पता है कि कुछ ऐसी बातें जो तुम्हें पहले से ही पता है, लेकिन अपन जीरो से पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि दुनिया का पहला लिखित संविधान बनाने वाला राष्ट्र कौन सा था, बताओ? अमेरिका। विश्व का पहला लिखित संविधान कौन से देश ने बनाया था, बताओ? और अमेरिका में संविधान कब तैयार होकर लागू हो गया था? 1789 में। फिर तुम कौन से महाद्वीप में रहते हो, बताओ? एशिया का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश कौन सा, बताओ? जापान। किसने बनाया था? और जापान ने कब बना दिया था संविधान? 1860 में। एकमात्र ऐसा देश है जिसका संविधान ही कैसा, बताओ? अलिखित। और अलिखित कौन से देश का संविधान है? ब्रिटेन का। किसका? और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका, बताओ? सबसे बड़ा लिखित किसका है? सबसे बड़े में अपना नंबर कौन काट सकता है, बताओ आप? सबसे बड़े में तो हर जगह भारत ही रहेगा, है ना। संविधान में भी बड़े, जनसंख्या में भी नंबर 1 पर आ ही गए ना। क्योंकि आपको पता होगा पहले जनसंख्या में नंबर 1 पर कौन था? चाइना। चाइना को पछाड़कर 1 नंबर पर अपन का बीज हो चुके हैं आज, ठीक है। यूएनओ ने रिपोर्ट जारी की थी 2019 में, संयुक्त राष्ट्र संघ आप पढ़ोगे मेंस में, अभी प्री में नहीं आपके। यूएनओ ने एक रिपोर्ट जारी करके कहा कि 2025 तक भारत जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर आ जाएगा। यह रिपोर्ट उसने 2019 में जारी की थी, और उसने अनुमान लगाया था कि 2025 तक भारत तो जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर आ जाएगा। लेकिन यूएनओ को कौन समझाए कि हम भारतीय हैं? तेरी रिपोर्ट को अगर झूठा साबित करने की शक्ति अगर किसी में है तो वो भारतीयों में है। और उसकी रिपोर्ट को झूठा साबित करते हुए 2023 में ही नंबर 1 पर आ गए। क्योंकि इस मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट बहुत खतरनाक है ना। बाकी किसी में हो नहीं हो, इस मामले में अपना कोई तोड़ नहीं है, तो नंबर 1 पर आ गए। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी किसका है? अब 2 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये प्रश्न तो मैं पूछेगा नहीं, रटना मत, लेकिन इनमें से 2 प्रश्न पूछ रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि आप लिख के घूमोगे कि अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन का है। तो पहला क्वेश्चन तो तुमसे यह पूछा जाएगा कि जब संविधान ही अलिखित है तो वहां पर शासन व्यवस्था का संचालन कैसे होता है? जब ब्रिटेन का संविधान ही अलिखित है तो अलिखित संविधान में शासन व्यवस्था का संचालन कैसे होता है, बताओ आप? अरे कानून तो अलिखित है ना, कैसे होता है फिर बताओ? परंपराओं के माध्यम से। क्या कहना है? अब आपको मैं बता तो देता हूं आंसर, परंपराओं के माध्यम से, लेकिन मेरे को पक्का पता है कि तुम्हारे समझ में नहीं आएगा परंपराओं के माध्यम से कैसे। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे अच्छे से समझ जाना परंपराओं के माध्यम से कैसे। अब आपको पता है कि अपने भारत में हिंदू धर्म में जातिगत व्यवस्था चल रही है, और यह जातिगत व्यवस्था आज से नहीं है, जब से धर्म स्थापित हुआ तब से है। राजपूत जाति है, जाट जाति है, मीणा है, गुर्जर है, ब्राह्मण। मेरे को बताओ कि अपन प्रत्येक जाति का व्यक्ति यहां पर बैठा है, आपको पता है कि अपने जातियों में विवाह के, मरने पर, पैदा होने पर जिन रीति रिवाजों को अपन फॉलो कर रहे हैं वो हर जाति के अलग अलग है। राजपूत समाज में शादी होती है, उसके नियम अलग है। ब्राह्मण समाज में होती है, उसके अलग है। मीणा समाज में होती है, उसके अलग है। जाट समाज में होती है, अलग अलग है कि नहीं? मेरे को बताओ इन रीति रिवाजों का पालन अपन कब से करते आ रहे हैं? हजारों वर्षों से। अपने घर परिवार में 1000 साल पहले भी अगर शादी हुई थी ना, तो उस समय भी उन्हीं रीति रिवाजों को फॉलो किया था जो आज कर रहे हैं। मेरे को बताओ कि आज अपन 500 साल पहले रीति रिवाजों का पालन की घर में शादी में करते हैं, तो क्या वो कई रीति रिवाज आपके लिखित रूप में लिखे हुए हैं क्या? क्या रूम में लिस्टें टांगी हुई है, शादी के नियम ये हैं, मरने पर नियम ये हैं, पैदा होने पर नियम ये हैं, और घर में शादी होती चोरे कहते ले जा नंबर 1 नियम देख क्या क्या करना है? ऐसा है क्या? नहीं है। फिर भी 500 साल पहले घर में शादी हुई थी, उन्हीं नियमों को फॉलो किया था, आज भी वही कर रहे हैं। कैसे सीखा? परंपराओं के माध्यम से। अपने दादाजी के काल में जब शादियां हो रही थी तो पापा जी घर में देख रहे थे शादियों में कि अच्छा शादी होने पर नियम की शुरुआत यहां से होती है, उसके बाद यह करना पड़ता है, उसके बाद यह करना पड़ता है। आज अपन घर परिवार में जब शादियां होती है तब देखते कि नहीं देखते हैं? तो अपने को लिखित रूप में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। परंपराओं के माध्यम से शासन व्यवस्था चलती है, वो होती है अलिखित। ठीक है, लेकिन याद रख लेना, अब एक प्रश्न यहां पर खड़ा हो सकता है कि तुम कह रहे हो चलो अलिखित में परंपराओं के माध्यम से होती है, तो फिर उसमें अगर संशोधन करना है तो कैसे करेंगे? भाई भारत के संविधान में संशोधन करना है तो संविधान लिखित है, उसका बिल आता है, दोनों सदनों से पारित होता है, राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है, तो अपन कहते हैं संशोधन हो गया साहब, पीछे वाली बात को करेक्शन करके हमने नई बात लागू कर दी। तो अलिखित में फिर संशोधन कैसे होता है? तो
और दूसरी बात सुन लेना, संशोधन करता कौन है? अलिखित संविधान में शासन व्यवस्था में संशोधन होता है न्यायपालिका के एक निर्णय से। किसके निर्णय से? डिसीजन देते हैं, ब्रिटेन का कोर्ट डिसीजन देता है कि आज तक हमने इस मामले में इस बात को फॉलो कर रहे थे, आज के बाद इसकी जगह इस बात को फॉलो किया जाएगा। न्यायपालिका का निर्णय ही वहां संशोधन माना जाता है, ध्यान रख लेना। और न्यायपालिका का जो निर्णय आता है ना, वो निर्णय लिखित में आता है। तो इसका मतलब संविधान लिखित नहीं है, लेकिन संविधान के साक्ष्य लिखित है, ठीक है ना। और दूसरी बात, आपसे एक प्रश्न और पूछेगा, आप ये लाइन लिख के घूमोगे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछेगा कि भारत के संविधान का इतना विस्तृत होने का प्रमुख कारण है। भारत के संविधान का इतना विस्तृत होने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर 1, भारत का संविधान विश्व के सभी देशों के संविधानों का सार संग्रह है। दूसरा ऑप्शन, भारत में केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। तीसरा ऑप्शन, भारत के संविधान में हर धर्म, जाति व वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। और चौथा ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के संविधान का इतना विस्तृत होने का प्रमुख कारण क्या है? क्या बताओगे इनमें से? अरे ऑप्शन देना है आपको, इन 4 में से एक राइट करना है, क्या करोगे? थर्ड ऑप्शन, भारत के संविधान में हर जाति, धर्म, विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए। ऑप्शन नंबर 1, भारत का संविधान सभी देशों के संविधानों का सार संग्रह है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 2, भारत में केंद्र और राज्यों के लिए एक संविधान है। और ऑप्शन नंबर 4 को भी क्यों नाराज कर रहे हो फिर बताओ? एक ही बच्चा बेचारा, वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि अपने तो बस समानता का भाव है ना, सबको राजी रखना है, कोई ऑप्शन नाराज ना हो जाए। क्यों? क्योंकि मरने के लिए हम पैदा हुए हैं, हम तैयार बैठे हैं ना। पेपर सेटर नाराज नहीं होना चाहिए। अपने राजस्थान के विद्यार्थियों की बड़ी खूबसूरती है, वो पेपर सेटर जिस उम्मीदों के साथ प्रश्न देता है ना, उसकी उम्मीदों पर 100% खरा हम उतरते हैं। उसको कहते हैं तू नाराज मत हो, हम पैदा ही धरती पे मरने के लिए हुए हैं, हम मरेंगे उल्टा। तो आपको इसमें से आंसर राइट करना, जब ऐसे प्रश्न में ऑप्शन दिखे ना, तो आपको राइट ऑप्शन करना है 2 नंबर, भारत में केंद्र और राज्यों के लिए एक संविधान है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और अभी जो बात चल रही है ना, इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा है। अभी एक मार्केट में हवा चलती है, कई बार आपको पता है कि यूट्यूबर ज्ञान देने आ जाते हैं। आजकल मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, इसीलिए तो मैंने ओनली सिलेबस की बात की, मोटिवेशन तो मैं नहीं दिया। रीजन क्या है मोटिवेशन नहीं देने का? क्योंकि मैं तुम्हारा भाव अच्छे से समझता हूं कि आजकल अपने वर्तमान में धरातल पर उल्टा नियम हो गया है कि मोटिवेशन देने वालों की तो संख्या बढ़ गई और जो ज्ञान लेने वाले उनकी संख्या हो गई कम। मेरे को कई बार तो हंसी ये आती है कि बीए सेकंड ईयर में पढ़ने वाला विद्यार्थी आकर यूट्यूब पे मोटिवेशन दे रहा है कि आरएस की परीक्षा कैसे पास की जाती है, और बच्चे उसको देख रहे हैं। सबसे बड़ी मजे की बात देखो, और बच्चों में सबसे ज्यादा व्यूज उसी के आ रहे हैं जो ये ज्ञान दे रहा है कि परीक्षा कैसे पास की जाती है। तो इसलिए धरातल पर मोटिवेशन देने वालों की तो बाढ़ है। मैं हमेशा कहता हूं कि आरएस जैसे, और खास करके ये जो प्रीलिम्स वाले विद्यार्थी तुम हो ना, इनको मोटिवेशन देने की आवश्यकता नहीं है। इनका मोटिवेशन एक ही है कि नौकरी नहीं लगेगी तो भूखे मरोगे। अब इसमें क्या बताना तुम्हें मोटिवेशन, नौकरी लगना नहीं वाली है, बस इसमें क्या मोटिवेट करना कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि पढ़ना नहीं पढ़ने पर क्या होगा? भाई तुम्हें सब पता कि नहीं पढ़ने पर हमारा क्या होगा, भूखे मरेंगे इस बेरोजगारी के युग में, सीधी सी बात है, ठीक है ना। इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता है। तुम्हें सब कुछ पता है कि पढ़ना ही एकमात्र हमारा बस अंतिम विकल्प बचा है कि पढ़ के ही परीक्षा पास की जा सकती है, और जब तक परीक्षा पास नहीं करेंगे नौकरी नहीं लगेगी तो इस बेरोजगारी के युग में भूखे मरेंगे बस। अब तुम्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए मोटिवेशन दें तो उसका कोई औचित्य नहीं है, तुम खुद मोटिवेट हो, ठीक है। अब आपको पता कि उसमें देन बेटर, मैंने कहा अभी जो मार्केट में हवा चल रही है वो यह है कि आरपीएससी यूपीएससी की तर्ज पर पेपर बना रही है ना। और ये जो प्रश्न था ना वो यूपीएससी की तर्ज पर ही था। यूपीएससी की विशेषता क्या होती है वो ध्यान से सुन लेना। अपने को लाइन बताती जाती है कि आरपीएससी यूपीएससी की तर्ज पर पेपर बनाती है, ये सारे मोटिवेटर बोल देंगे
लेकिन यह नहीं बताएंगे कि यूपीएससी की तर्ज क्या है ना। दूसरे सबसे बड़ी मिस्टेक विद्यार्थियों के साथ, पढ़ने के लिए स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। अब मैं भी ये लाइन किसी से सीख किया गया, मेरा भाई वो भी किसी से सीख किया गया, लेकिन विद्यार्थी कह रहे हैं, ये तो सब कह रहे हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी करें कैसे ये तो बता। हर एक मुंह करके मोटिवेट ना, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। अरे डफोड़ बता के तो जा, स्मार्ट स्टडी का नाम क्या है, परिभाषा क्या है स्मार्ट स्टडी की, उसको खुद को पता नहीं है, वो भी आगे से सीख कर ही आया है। सफल होने के लिए स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। अरे स्मार्ट की परिभाषा तो बता के जा, कैसे करें स्मार्ट स्टडी, क्या होती है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी ये होती है कि आपको पता लग जाना चाहिए कि ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, इस टॉपिक में से पिछले पेपर में ये प्रश्न बने हैं, अगले पेपर में ऐसे प्रश्न बनने की संभावना है, ये स्मार्ट स्टडी है। स्मार्ट स्टडी में आपको एक तो सामग्री सीमित रखनी है। सामग्री सीमित का मतलब आपको पता है ना, हमेशा परीक्षा पास करने के लिए आपके पास सामग्री सीमित होनी चाहिए। पहली बात ध्यान से सुन लेना, एक सब्जेक्ट के लिए 10 किताबों में घूमोगे 100 और मेरे से लिखवा के ले देना, फेल हो जाओगे। अगर एक सब्जेक्ट में 10 किताबों का सहारा लिया तो आपको सामग्री पर भरोसा करना पड़ेगा। तुम प्री की तैयारी कर रहे हो तो ओनली प्री पास करना ही अभी आपका अगर उद्देश्य है, तो आपको क्लास नोट्स और एनसीईआरटी 2 के अलावा तीसरी सामग्री मत पढ़ना, मेरा कहना मान लेना। मैं आपको और अच्छे से कह रहा हूं। दूसरी बात, आप इन 2 के अलावा अन्य सामग्री विद्यार्थी क्यों पढ़ता है बताओ, मेरे को पता है। आपके मन में क्या भाव आता है तब तुम इन 2 के अलावा सामग्री पढ़ोगे। इन 2 के अलावा विद्यार्थी इसलिए सामग्री पढ़ता है कि अगर इन 2 से प्रश्न बाहर गया तो मैं ये किताब पढ़ लूं। मैं कभी भी झूठे बातें ये तो कर नहीं सकता हूं कि मेरी इस नोट्स में से ही 100% पेपर बनेगा, मैं कभी नहीं बोलूंगा ऐसी बात। लेकिन मैं दूसरी बात जो बोल रहा हूं उसको तुम ध्यान से सुन लेना कि विद्यार्थी इन 2 के अलावा तीसरी सामग्री इसलिए पढ़ता है कि इन 2 के अलावा अगर पेपर बाहर गया, प्रश्न बाहर गया तो उसको हल करेंगे। तो बात बहुत अच्छे से तुम कान खोल के सुन लेना, इस क्लास नोट्स और एनसीईआरटी के अलावा अगर आपका पेपर में प्रश्न बाहर जा रहा है तो तुम पॉलिटी की 10 किताबें पढ़ लेना, अगर सही कर दो तो मेरा नाम चेंज करवा दो। आ जाना मेरे पास, तुम पेपर देने के बाद आ जाना, यह मेरा वादा याद रख लेना। तो मेरे को बताओ फिर अन्य किताब पढ़नी क्यों है। इन 2 के अलावा पेपर में बाहर क्वेश्चन जाएगा तो वो तुम 10 किताब पढ़ने के बाद भी हल नहीं कर पाओगे, तो क्यों तीसरा संसाधन में फंसना है। अब विद्यार्थी की सबसे बड़ी असफलता का कारण मैं बता देता हूं, इस नोट्स को वो एक बार पढ़ेगा, अलमारी में रख देगा, कहेगा मैंने पढ़ लिया। दूसरा, एनसीईआरटी एक बार पढ़ के अलमारी में रख लेगा, पढ़ लिया। फिर तीसरी बार अगर पॉलिटी पढ़नी है ना, रोता फिरता मार्केट में जाएगा, पैसे खर्च करेगा, किताब अन्य लाकर पढ़ेगा और रख देगा, मैंने पढ़ लिया। इसका मतलब उसने असफलता का न्योता पहले दिन ही दे दिया है। इस नोट्स को 10 बार पढ़ोगे ना तब जाकर पार पड़ेगी। गलती यह हो जाती है कि एक नोट्स को अपन एक बार पढ़ लेते हैं। अब इतनी गलती ये होगी कि अपन इसके अलावा अन्य सामग्री पढ़ेंगे अन्य प्रश्नों के लिए, और होगा हमारे साथ ये क्या, इस नोट्स में से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन हमें उन नोट्स में से आए हुए प्रश्नों का भी आंसर पता नहीं है, क्योंकि ये साइंस तय कर चुकी है। तुम्हारी मिस्टेक नहीं है, तुम्हारी मिस्टेक मेरे सामने आएगी, और वो हर विद्यार्थी की आती है कि क्लास में बातें तो बहुत अच्छे समझ में आ जाती है लेकिन याद नहीं होता है। अनुच्छेद याद कैसे करें। अनुच्छेद याद तभी होंगे, मेरे पास कोई इंजेक्शन या टैबलेट नहीं है तो मैं दे दूं और अनुच्छेद याद हो जाएंगे। अनुच्छेद याद करने के लिए रजिस्टर को 10 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साइंस खुद तय कर चुकी है कि एक बार पढ़ने से 10% बातें याद होती है। तो अब अगर इस रजिस्टर को 100% बातें याद रखनी तो 10 बार पढ़ना पड़ेगा। और मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि जो सीमित सामग्री और बार बार रिवीजन करता है वो विद्यार्थी 100% सफल होता है। इसलिए 10 किताबों का सहारा, 10 नोट्सों का सहारा लेना छोड़ दो आप, ठीक है ना। जब तक ये सुधारोगे नहीं आदत तब तक असफलता ही हाथ लगेगी, ये मान के चलो। भले अगर नहीं मानना है तो तुम पहले से सफल विद्यार्थियों के पास चले जाना, उनके पास एक सब्जेक्ट की 2-3 कॉपियां मिलेगी आपको, है ना। और सफल विद्यार्थी कभी दावा नहीं करता है आप किसी के पास पढ़, क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों की आदत होती है कि तुम अपने साथियों के पास जाओगे ना उसके रूम पे, तो उसके रूम पे टेबल पे किताबें एक तरफ इतनी बिखरी है, एक तरफ इतनी, एक अलमारी भरी हुई है, 3-4 किताबें नीचे पड़ी है, उसको तो उसी दिन चिट्ठी देके आते ना, तू तेरे जीवन में कभी परीक्षा पास नहीं कर पाएगा, ये ले ले मेरे से लिखवा के। विद्यार्थी सफल कौन सा होता है, जो 3 किताबें बैग में लटका के घूमता है बस, ठीक है ना, और उन्हीं की बार बार अध्ययन करता है। मेरे भाइयों, तुम्हें 100% नंबर नहीं लाने हैं, तुम्हें मैं कह रहा हूं परीक्षा पास करनी है ना। तुम्हारी मेरिट दोनों ही स्तर में 50 से ऊपर नहीं जा रही है, ना तो प्री में जा रही है ना मेंस में जा रही है।
तो तुम उस रणनीति के साथ काम करो ना कि मेरे को 50% नंबर लाने हैं, और 50% क्वेश्चन इनमें से आएंगे, चाहे कितना ही पेपर टफ क्यों ना बन जाए। 50% नंबर तुम्हें पास करने के लिए चाहिए, और 50% का तो मैं आज दावा कर देता हूं आपके सामने कि एनसीईआरटी और क्लास नोट्स में से आएंगे। तो अपने को तो परीक्षा ही तो पास करनी है। और मैं तो कहता हूं 50 जो लाता है वो तो टॉप करता है। मेंस में तो देख लो 39% तो टॉपर के हैं इस बार। 50 लाओगे तो तुम नंबर 1 रैंक पाओगे, ध्यान रख लेना। तो इसीलिए इन सारी बातों को ध्यान में रख के तैयारी करनी है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने का प्रमुख कारण क्या है? तो कह देना भारत में केंद्र और राज्यों के लिए एक संविधान है। और अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है। उसका रीजन यही है कि अमेरिका के हर प्रांत का संविधान अलग अलग है। अमेरिका में केंद्र और राज्यों के लिए संविधान अलग अलग होता है ना। और भारत का संविधान केंद्र और राज्यों के लिए एक ही है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वैसे मैंने ऑप्शन दिए ना, वो सारे ऑप्शन राइट है, आपकी गलती नहीं है। और यही मैंने यूपीएससी का तरीका बताया। जिस दिन यूपीएससी पैटर्न आरपीएससी में फॉलो होगा ना, उस दिन तरीका इतना गड़बड़ करेगा कि उस प्रश्न के जितने भी ऑप्शन देगा ना, सारे ऑप्शन तुम्हें सही लगेंगे। लेकिन उस समय हमारे पेश ये फंसता कि उनमें से देन बेटर का चयन करना पड़ेगा। ऑप्शन हर एक पढ़ने से सही लगेगा, ये यूपीएससी का पैटर्न होता है बस। अपने आरपीएससी भी यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही कि तुम क्वेश्चन देखोगे ना, उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, जिसमें 2 ऑप्शन ऐसे आते हैं जिनका क्वेश्चन से ही कोई लेना देना नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो विद्यार्थी पहले धड़ल्ले में ही बाहर कर लेता है। अब उसके पास बचते हैं कितने? 2। कंफ्यूजन 2 में ही रहता है उनके। लेकिन यूपीएससी में जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन आएंगे चारों, वो उसी प्रश्न के ऑप्शन होंगे। लेकिन उन 4 में सबसे बेटर कौन सा है, उसका चयन करना आपको। और मैंने अभी आपको कहा ना कि यही क्वेश्चन अगर कल के दिन तुम्हें मेंस में दे दिया कि भारत के संविधान का इतना विस्तृत होने के प्रमुख कारण बताइएगा, आपको ये सारे कारण लिखने जो मैंने ऑप्शन में बताए, ये सारे ही कारण है। लेकिन प्री में वो ऑप्शन देगा तो उसमें देन बेट को चूज करते हुए आपको ऑप्शन कौन सा राइट करना है कि भारत में केंद्र और राज्यों के लिए क्या है, एक संविधान है। क्लियर? ये सारी बातें आप अच्छे से ध्यान रखोगे। अब अपने सिलेबस का पहला जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो अपन पढ़ रहे हैं संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब आपको पता है संविधान सभा के गठन की शुरुआत कर रहा हूं, तो उससे पहले कोई क्वेश्चन तुम्हें पहला पूछ ले जो आपको सबको आंसर आना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का प्रयोग राजस्थान में 1000 बार प्रतियोगी परीक्षाओं में किया जा चुका है कि अपने भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा का गठन किया, उस संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? भारत में संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? मैं पहले कह चुका हूं, 1000 बार पूछ लिया है और अब पूछेगा नहीं, क्योंकि इस पेपर सेटर को भरोसा हो गया अगर ये पूछूंगा तो विद्यार्थी सही करेंगे। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया? चलो ऑप्शन दे देता हूं तुम्हें। नंबर 1 अगस्त प्रस्ताव की सिफारिश पर, नंबर 2 क्रिप्स प्रस्ताव की सिफारिश पर, नंबर 3 कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, और नंबर 4 वेवेल प्रस्ताव की सिफारिश पर। अब तो बता दो, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। लेकिन इस संविधान सभा के गठन की पढ़ाने की शुरुआत मैं कैबिनेट मिशन से ही नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अब जमाना चेंज हो गया है। आज से पहले जितने भी पेपर में क्वेश्चन देखे तुमने कैबिनेट मिशन के बाद के देखे, अब वो प्रश्न कैबिनेट मिशन से पहले के पूछेगा। मेरे को एक बात बताओ पहले तो कि संविधान सभा के गठन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए बात बताओ कि क्या आपने कह तो दिया कि भारत में संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश हुआ, चलो मान लिया। क्या बिना किसी भारतीय मांग के अंग्रेजों ने भारत में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा? बिना मांग आज की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में काम नहीं होता। बताओ आप, किसी भी काम के लिए अपने को धरना देना पड़ता है, तब जाकर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित होता है। तो सबसे पहले तो अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा कि भारत में संविधान सभा के गठन के लिए भारतीयों ने कब कब मांगे की। पहले तो भारतीय मांगे पढ़नी पड़ेगी। दूसरी बात, कैबिनेट मिशन से पहले एक और बात पढ़नी पड़ेगी। वो क्या पढ़नी पड़ेगी कि मेरे को बताओ कि संविधान सभा का गठन तो चलो कैबिनेट मिशन से की सिफारिश पर हुआ, लेकिन क्या अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन से पहले कभी भारत में संविधान सभा के गठन के प्रयास नहीं किए? क्या कैबिनेट मिशन पहला ही प्रयास था क्या? ना, कैबिनेट मिशन से पहले भी अंग्रेजों ने भारत में 3 बार संविधान सभा के गठन के प्रयास किए थे, लेकिन वो तीनों ही प्रयास क्या हुए? असफल। तो उन तीनों प्रयासों को भी जानना पड़ेगा कि वो कब कब हुए और वो असफल क्यों हुए, उसका कारण जानना पड़ेगा। और फिर अपन कौन से मिशन पर बात करने वाले हैं? कैबिनेट मिशन।
लिखो यहां तक की बातें, फिर संविधान सभा के गठन की चर्चा करते हैं। हेडिंग लगाओ संविधान और पहले लिखो परिभाषा। परिभाषा में लिखिएगा किसी भी देश की जनता के द्वारा, किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्मित लिखित या अलिखित कानूनों का, लिखित या अलिखित कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, उसे ही संविधान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। नेक्स्ट लिखो लाइन बदल के, विश्व का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश, विश्व का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश अमेरिका। कब बनाया अमेरिका ने? लिख दो 1789 में। फिर लिखो एशिया का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश जापान, 1860। फिर लिखो अलिखित संविधान ब्रिटेन। अलिखित के कोष्ठ में लिखना चाहो तो लिख देना, जहां पर शासन व्यवस्था का संचालन परंपराओं के माध्यम से किया जाता है। अलिखित संविधान लिखा ना ब्रिटेन, इसके कोष्ठ में लिख दो जहां पर परंपराओं का, जहां पर शासन व्यवस्था का संचालन परंपराओं के माध्यम से किया जाता है। शासन व्यवस्था का संचालन कैसे किया जाता है? परंपराओं के माध्यम से। और फिर लिख दो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। सबसे बड़ा लिखित किसका है? लिख दो भारत का। ठीक है। और भारत का संविधान इतना विस्तृत होने का प्रमुख कारण मैंने बता दिया। वैसे विशेषताओं में मैं वो कारण लिखवा भी लूंगा, यहां लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखेगा अपन सबसे पहले संविधान सभा का गठन पढ़ना की शुरुआत कर रहे हैं। और संविधान सभा के गठन में पहली बात तो यह सुन लीजिएगा कि भारत में संविधान सभा के गठन के लिए भारतीयों ने कब कब मांगे की, भारतीयों ने कब कब प्रयास किए, उन भारतीय प्रयासों पर चर्चा कर लेते हैं। और भारतीय प्रयासों में पहला प्रयास मैं आपसे पूछ लेता हूं, सुन लेना पहले। वो पूछ ले कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग कब और किसने की थी? भारत में पहली बार ऐसी मांग कब और किसने की कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन करो हमारे लिए, जो हमारे संविधान का निर्माण करेगी? तो संविधान सभा के गठन की पहली जो मांग भारत में उठी थी वो सर्वप्रथम मांग हुई थी दोस्तों 1895 में। और 1895 में यह मांग किसने की थी दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। एक बिल रखते हैं, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, गृह स्वराज विधेयक। और इस गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की अनौपचारिक तरीके से क्या की जाती है? मांग की जाती है। तो सर्वप्रथम पहली मांग अगर आपसे पूछ ले तो वो कह देना 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसके बाद दूसरी मांग जो उठी वो उठी सन 1922 में। लेकिन 1922 में जो बात हुई ना, वो मांग नहीं थी। आप कहते तो 1922 में 1922 में आपके महात्मा गांधी एक पत्रिका निकाला करते थे, हिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी, यंग इंडिया, है ना। इस यंग इंडिया पत्रिका के लेख में गांधी जी एक लाइन लिखते हैं और गांधी जी क्या कहते हैं कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा। भारत का संविधान जब भी बनेगा वो किसकी इच्छा के अनुसार निर्मित होगा? हाँ, गांधी जी संविधान सभा के गठन की मांग नहीं करते हैं। गांधी जी ये लाइन बोलता है कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा। और इसीलिए एक ग्रेड 2 का पेपर था जिसमें आरपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया ये, और वो क्वेश्चन क्या पूछा? भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? गांधी जी का। नंबर तीसरी जो मांग उठी वो उठी सन 1924 में। और सन 1924 में मांग किसने की दोस्तों? पंडित मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू 1924 में गए, कहां पर? ब्रिटेन की संसद में। और ब्रिटेन की संसद में जाकर पंडित मोतीलाल नेहरू बोलते हैं कि अब हमारे भारतीयों की बुद्धि इतनी विकसित हो चुकी कि हम संविधान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और इसीलिए अंग्रेज अब बिना देर किए भारत में एक संविधान सभा का क्या करें? गठन करें। अब जैसे ही पंडित मोतीलाल नेहरू 1924 में जाकर ब्रिटेन की संसद में यह लाइन बोलते हैं तो आपको पता है कि मांगे 1895 से उठ रही थी। इसका मतलब मांगे उठते उठते लंबा समय हो चुका था 1924 तक का, और अंग्रेजों के भी कान पक गए थे मांगे सुन सुन के।
तो अंग्रेजों ने प्रत्युत्तर में पंडित मोतीलाल नेहरू को क्या बोला कि एक शब्द रट के आगे संविधान। क्या होता है संविधान, कैसे बनाओगे संविधान, आती तो तुम्हें संविधान की परिभाषा भी है नहीं और तुले हो संविधान बनाने पर, हम तुम्हारे पर भरोसा कैसे करें कि आप संविधान बनाने में कामयाब हो जाओगे। ये अंग्रेज किसको बातें बोलते हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू को। और आपको पता होगा कि पंडित मोतीलाल नेहरू उस समय के भारत के जाने माने वकील थे। उस समय लॉ कर रखी थी, लॉ आज नहीं होती अपने से, उस समय कर रखी थी। ये बाप बेटा दोनों ही बड़े वकील रहे भारत के, पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इतने बड़े कानूनी विशेषज्ञ को ये बातें तो बुरी तो लगेगी। तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि रुको, मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं भारत का संविधान। और पंडित मोतीलाल नेहरू आए भारत और कठिन मेहनत की, कितने साल की, 4 साल की। और 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद पंडित मोतीलाल नेहरू ने 10 अगस्त 1928 को कौन सी रिपोर्ट पेश की दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट पेश की, और नेहरू रिपोर्ट पेश करके बोला कि इस तरीके से बनाएंगे हम भारत का संविधान। और इसीलिए नेहरू रिपोर्ट का एक प्रश्न बहुत शानदार तुमसे पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट किसको कहा जाता है। तो कह देना भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट किसको कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट को। ब्लू प्रिंट का मतलब समझ गए ना, ढांचा, खाका। कोई भी काम करने के लिए पहले अपन खाका तैयार करते हैं कि नहीं करते हैं, वही तो ब्लू प्रिंट होता है। तो वर्तमान का जो संविधान चल रहा है ना, ये आज का संविधान जब हमारे चल रहा है, इस संविधान का निर्माण करते समय भी हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने ढांचा, खाका किससे चोरी किया था, नेहरू रिपोर्ट से। इसीलिए इस नेहरू रिपोर्ट में भारतीय संविधान बनाने का खाका या ढांचा पेश किया नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू ने, और कहा कि ये योजना है, इस तरीके से हम बनाएंगे भारत का संविधान। लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट में पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक गलती कर दी थी, और उसी गलती के कारण इस नेहरू रिपोर्ट का किसने, एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, एक मोहम्मद अली जिन्ना ने, और एक इन्हीं के बेटे, इन्हीं के सुपुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। और आप कहते हो पंडित मोतीलाल नेहरू का बेटा विरोध कर रहा है इस रिपोर्ट का। हां, रीजन, मैंने कहा इसमें गलती कर दी थी। और गलती क्या कर दी थी, गलती सबसे बड़ी यह थी कि इस नेहरू रिपोर्ट में पंडित मोतीलाल नेहरू ने भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की मांग की थी। कौन से स्टेट का दर्जा देने की मांग की थी, इस डोमिनियन स्टेट को अपन हिंदी में कहते हैं अधिराज्य। अब आपके तो अधिराज्य का मतलब क्या होता है, तो अपनी देसी भाषा में समझ लो। अधिराज्य का मतलब यह होता है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा भारत को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करना है, तो अंतिम शक्ति तो अंग्रेजों की रहेगी, कानून अंग्रेजों के रहेंगे, और शासन व्यवस्था का संचालन उनके नियंत्रण में कौन करेंगे, भारतीय करेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर, जिन्ना और पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हजारों लोगों ने बलिदान दे दिया है, हजारों लोग एक स्वतंत्रता की खातिर प्राणों की आहुति दे चुके हैं, और तू अभी भी कह रहा है कि हमें तो आधी स्वतंत्रता चाहिए। हमें आधी नहीं चाहिए, हमें पूरी चाहिए। और इसीलिए इस नेहरू रिपोर्ट का इन तीनों ने क्या किया था, विरोध। और विरोध के परिणाम स्वरूप भी मामला बैठा नहीं। फिर अगली मांग आपके उठी 1934 में, और 1934 में एक व्यक्ति जिसका नाम आपने बहुत पढ़ा होगा, M.N. राय, मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा संविधान सभा के गठन की पहली वैधानिक मांग की थी। इस मांग को इंपोर्टेंट करके याद रखना। अब आपको पता कि यहां पर भी एक प्रश्न ऐसा आएगा तुम्हारे प्री में जो गड़बड़ करेगा, और वो क्वेश्चन ऐसा देगा क्वेश्चन की प्रकृति पर। मैंने कहा ना, हमेशा आंसर क्वेश्चन की प्रकृति पर डिपेंड करता, क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर तुम्हें सीधा साधा कोई प्रश्न ये पूछे क्या कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग कब और किसने की, तो सीधी बता देना 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन अगर तुम्हें प्रश्न को यह पूछे कि भारत में पहली बार वैधानिक तरीके से संविधान सभा के गठन की मांग किसने की, तो 1934 में M.N. राय। इसीलिए ढंग के कॉन्स्टिट्यूशन की जितने भी किताबें अपन पढ़ते हैं ना, उसमें वास्तव में पहली मांग इसी को बताया जाता है। इससे पहले वाली मांगों पर कोई चर्चा होती भी नहीं है, ठीक है ना। तो पहली मांग इसी M.N. राय ने की, और इस M.N. राय को तुम जानते होंगे। ये M.N. राय एक भारत का बहुत बड़ा साम्यवादी नेता रहा है। और आपको पता है कि तुम्हारे राजनीतिक दल सिलेबस में है, पॉलिटिकल पार्टी आप पढ़ोगे, राजनीतिक दलों में आप राजनीतिक दल पढ़ते हो तो CPI और एक पढ़ते हो CPIM। आज की तिथि में भारत में साम्यवादी विचारधारा को लेकर काम करने वाले दो ही दल है, CPI और CPIM।
उस सीपीआई दल की स्थापना 1925 में अहमद राय ने की थी। और आज जो सीपीआईएम तुम्हें देख रहा है ना, वो सीपीआईएम सीपीआई से ही टूटा हुआ दल है। और 1964 में सीपीआई से टूट कर ही सीपीआईएम का गठन हुआ था, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं माकपा, और सीपीआई को कहते हैं भाकपा। उस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में किसने की थी? अहमद राय। इसी अहमद राय ने भारत में पहली बार संविधान सभा के गठन की वैधानिक मांग की थी। नंबर 5वीं मांग भी आपके 1934 में उठती है, और एक दल जिसका नाम था स्वराज दल। कौन सा दल था दोस्तों? और इस स्वराज दल ने संविधान सभा के गठन की मांग 1934 में की। इसीलिए स्वराज दल का आपको प्रश्न पूछा जाता है कई बार, क्या कि भारत का पहला ऐसा कौन सा राजनीतिक दल था जिसने संविधान सभा के गठन की मांग की? तो किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा की गई यह पहली मांग थी। इससे पहले किसी राजनीतिक दल ने संविधान सभा के गठन की मांग नहीं की थी। और इस स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को करता है कौन? पंडित मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास, दोनों ही। लेकिन ये राजनीतिक दल संविधान सभा के गठन की मांग कब करता? 1934 में। फिर 1935 में किसके द्वारा दोस्तों? कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की क्या की थी? मांग। यह मांग भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इस मांग में बड़े कंफ्यूजन चलते हैं। मैं 1935 बता रहा हूं, कल जाकर तो मेरे से ही प्रश्न पूछने आओगे कि मैंने 1936 भी पढ़ा और 37 भी पढ़ा। आपकी गलती नहीं है, पढ़ाया जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि विधि सम्मत कांग्रेस ने मांग 1935 में ही कर लेती संविधान सभा के गठन की। 1936 में अधिवेशन होता है, आपको पता है, फैजपुर पड़ता है यूपी में, आपको पता होगा। और फैजपुर अधिवेशन के बारे में हिस्ट्री में आपको बताया भी जाएगा कि कांग्रेस का पहला और एकमात्र अधिवेशन जो गांव में आयोजित किया गया था वो फैजपुर अधिवेशन था। उस अधिवेशन में इस मांग को प्रमाणित किया गया है। लेकिन मांग कांग्रेस ने कब कर दी थी? 1935 में। और फिर अगली मांग 1938 में करते हैं आपके कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं 1938 में? 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि भारत में संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। भारत में संविधान सभा का गठन कैसे किया जाएगा दोस्तों? वयस्क मताधिकार के आधार पर। आपके तो वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? आज की तिथि में आपके भारत में लोकसभा, विधानसभा और अभी थोड़े दिनों बाद राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने वाला है। वो किस आधार पर होते हैं? मतलब 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग मिलकर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं। वो चुनाव कौन सा होता है? वयस्क मताधिकार। उसी तरीके से भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यह किसने बोला था? लेकिन आपने शुरुआत में पढ़ ली एक बात, क्या भारत में संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था? तो इसका मतलब संविधान सभा का गठन वास्तव में वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ नहीं था, लेकिन नेहरू जी ने ऐसा बोला था। और अंतिम मांग याद रख लेना, सन 1939 में। और 1939 में हमारे किसने? महात्मा गांधी ने एक बड़ी लाइन वापस बोल दी। और 1939 में हमारे गांधी जी क्या बोलते हैं वो सुन लेना। आपको पता है कि 1939 में भारत में एक बहुत बड़ी समस्या थी उस समय की, और वो सबसे बड़ी समस्या अगर भारत में थी तो उन बड़ी समस्याओं में पहला नंबर आता था सांप्रदायिकता का। सांप्रदायिकता का मतलब समझ रहे हो ना? हिंदू और मुस्लिमों की आपसी लड़ाई इस समय भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में थी। तो गांधी जी ने 1939 में बोला कि आपको पता है कि आपको अगर भारत में सांप्रदायिकता के साथ जितनी भी छोटी मोटी अन्य समस्याएं हैं, अगर उन समस्याओं का निराकरण करना है तो भारत में संविधान सभा का गठन कर लो। संविधान सभा का गठन कर लो, ये सारी समस्याएं क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ये कौन बोल रहे हैं? गांधी जी बोल रहे हैं। अब मेरे को बताओ कि 1938 में नेहरू जी बोले, 1939 में गांधी जी बोले, तो अब अंग्रेजों ने कहा अब अगर हमने संविधान सभा के गठन के दिखावे के प्रयास भी नहीं किए ना, तो ये भारतीयों की जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं बड़ा रूप भी ले सकती है, भड़क भी सकती है। तो अब इन भारतीयों को शांत करने के लिए हमें संविधान सभा के गठन का दिखावा तो करना पड़ेगा। भले ही गठन नहीं करना है, लेकिन दुनिया के सामने भी दिखावा करना पड़ेगा और भारतीयों को शांत करने के लिए भी दिखावा करना पड़ेगा। तो फिर अंग्रेजों ने संविधान सभा के गठन के लिए कौन से प्रयास शुरू कर दिए थे? अंग्रेजी। अब मैंने अभी अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली कि भारत में संविधान सभा का गठन हुआ तो किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन। लेकिन कैबिनेट मिशन से पहले भी अंग्रेजों ने भारत में संविधान सभा के गठन के प्रयास तो किए, लेकिन वो प्रयास क्या हो गए थे? असफल। तो अब अपन अंग्रेजी प्रयासों में पहले प्रयास की मैं बात तुमसे पूछ लूं कि कल के दिन आपके एग्जाम में तुमसे कोई प्रश्न यह पूछे कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग को कौन से प्रस्ताव में स्वीकार किया था? यानी पहली बार कौन से प्रस्ताव में इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि हां, हम भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे?
तो कह देना अंग्रेजों ने पहला प्रयास किया था, वो किया था दोस्तों 8 अगस्त 1940 को। और 8 अगस्त 1940 को आपके भारत के वायसराय हुआ करते थे जिनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। और इन लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव था दोस्तों? और यह अगस्त में रखा इसलिए नाम अगस्त प्रस्ताव हो गया। आप अगस्त के नाम पर 3 बातें पढ़ोगे, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा और अगस्त आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कोई अगस्त आंदोलन का जाता है, ध्यान रख लेना। अगस्त घोषणा 1917 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू के द्वारा की गई थी। और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को कौन रखता है? लॉर्ड लिनलिथगो। अब ये लॉर्ड लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव रख के कहता क्या है कि जैसे ही दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, क्योंकि बात कब की चल रही है? 1940 की। तो आपको पता कि दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1939 से 45 तक चला। तो इसने एक लाइन बोली कि जैसे ही दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हम भारत में एक संविधान सभा का क्या करेंगे? गठन। लेकिन अब इस बात का विरोध क्यों हो रहा है? अगली लाइन सुनना। इन्होंने कहा कि हम द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे, उस संविधान सभा में उन्हीं भारतीय लोगों को शामिल किया जाएगा जो भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संविधान सभा में उन्हीं भारतीय लोगों को शामिल किया जाएगा जो भारत के कौन से जीवन से जुड़े हुए हैं। और अब आप कहोगे राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए लोगों का मतलब क्या? तो अंग्रेजों की नीयत में खोट थी। इन्होंने स्पष्ट शब्दों का प्रयोग ना करके राष्ट्रीय जीवन जैसे शब्दों का प्रयोग किया और इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जीवन से जुड़ा हुआ व्यक्ति वही व्यक्ति माना जाएगा जो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता कर रहा है। इसका मतलब ऐसे भारतीय लोग जो द्वितीय विश्व युद्ध में किसकी सहायता कर रहे हैं? अंग्रेजों की। उन्हीं लोगों को कैसा लोग माना जाएगा? और उन्हीं लोगों को संविधान सभा में शामिल करेंगे। मेरे को एक बात बताओ, तुमने इतिहास पढ़ा होगा पहले, क्या द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस ने अंग्रेजों का सहयोग किया था? क्या गांधी जी ने किया था? क्या लीग ने किया था? अरे किसी ने भी नहीं किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं किया था, प्रथम विश्व युद्ध में किया था। हां, आप ये जरूर पढ़ते हो और इसीलिए गांधी जी पढ़ोगे हिस्ट्री में तो आपको बताया जाएगा कि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग किया, इसलिए अंग्रेजों ने खुश होकर गांधी जी को बोहर पदक और जूलू पदक दिए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग नहीं किया। आप कहते हो क्यों? अरे तुम्हारे सामने प्रमाण है। मेरे को बताओ, अगर कांग्रेस और गांधी जी द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करते अंग्रेजों का, तो क्या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलता? क्या नहीं चलता ना। भारत छोड़ो आंदोलन चला, इसका मतलब अंग्रेज तो द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त थे और इधर अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में हमने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। तो इसका मतलब सीधा स्पष्ट होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। और नहीं किया तो इसका मतलब अगस्त प्रस्ताव के हिसाब से तो रिजल्ट क्या निकल रहा है कि कांग्रेस और लीग के लोग तो संविधान सभा में शामिल ही नहीं हो रहे हैं। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कहा कि कांग्रेस और लीग के लोग अगर संविधान सभा में शामिल नहीं हो रहे तो हमारे बिना संविधान सभा कैसी? जब हम ही शामिल नहीं हो रहे तो संविधान सभा का औचित्य क्या है? क्योंकि उस समय भारत में दो ही काम कर रहे थे, कांग्रेस और लीग। तो कांग्रेस और लीग दोनों ने ही अगस्त प्रस्ताव का जबरदस्त तरीके से क्या किया? विरोध। और विरोध के परिणाम स्वरूप आपका अगस्त प्रस्ताव क्या हो जाता है? असफल। और इस अगस्त प्रस्ताव की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन होता नहीं है। और इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में आप हिस्ट्री में एक दिवस पढ़ोगे, आपको पता है बहुत ज्यादा मनाया जाता है, सॉरी एक सत्याग्रह मनाया जाता है। और वो कौन सा सत्याग्रह जो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस ने शुरू किया था? आपको पता होगा, इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस ने 17 अक्टूबर 1940 को एक आश्रम पड़ता है जिसका नाम था पवनार आश्रम। यह पवनार आश्रम कहां पर पड़ता है? यह पवनार आश्रम पड़ता है महाराष्ट्र में। कहां पर पड़ता है? और इस पवनार आश्रम महाराष्ट्र से कांग्रेस ने इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में एक सत्याग्रह प्रारंभ किया जिसका नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? और आपको एक बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा है कि भारत का प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? तो कह देना विनोबा भावे। भूदान ग्रामदान आंदोलन के जनक भी विनोबा भावे थे। दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछ ले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा पूछ ले तो भी अपने तो तैयार रहना, ब्रह्मदत्त। तो यह व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाकर भी इस अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया था कांग्रेस ने। और इन सबके विरोध के परिणाम स्वरूप आपका अगस्त प्रस्ताव क्या हो जाता है? असफल। क्लियर? नंबर दूसरा प्रयास अंग्रेजों ने कब किया दोस्तों? 22 मार्च
1942 को। और 22 मार्च 1942 को किसके द्वारा? सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है जिसका नाम इसने अपने ही नाम पर रख दिया, क्रिप्स प्रस्ताव, जिसको आप हिस्ट्री में क्रिप्स मिशन के नाम से पढ़ोगे। इस क्रिप्स प्रस्ताव में सर स्टेफर्ड क्रिप्स क्या बोलता है कि जैसे ही दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, हम भारत में एक संविधान सभा का क्या करेंगे? गठन करेंगे। लेकिन इस क्रिप्स प्रस्ताव की मूल असफलता का कारण सुनना। इस क्रिप्स प्रस्ताव में कहा कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे, उस संविधान सभा में कुछ लोग तो लेंगे हिंदू कार्यकारिणी से और कुछ लोग लेंगे मुस्लिम कार्यकारिणी, और दोनों ही धर्मों के लोगों को मिलाकर भारत में एक संविधान सभा का क्या किया जाएगा? गठन। यह कौन कहता है? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। दो धर्मों की बात करता है, और दो धर्मों की बात यह कर कब रहा है? देखो 1942 में। और आपको पता है कि 1942 से ठीक 2 साल पहले 1940 में, आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान प्रस्ताव पेश कर दिया था। कब कर दिया? तो 1940 में। और 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव पेश करके भारत का धर्म के आधार पर विभाजन की मांग कर दी थी। अब 2 साल पहले तो पाकिस्तान प्रस्ताव पेश करके मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो धर्म के आधार पर विभाजन की मांग कर रहा है, और ये 2 वर्ष बाद धर्मों की बात कर रहा है। और जैसे इसने 2 धर्मों की बात की तो कांग्रेस ने इसके विरोध में क्या बोला? कांग्रेस ने कहा कि इस व्यवस्था में पाकिस्तान के निर्माण के बीज नीत है। बोला यह संविधान सभा का गठन करने थोड़े ही आया है, यह तो पाकिस्तान का गठन करने आया है, क्योंकि इसने आते ही 2 धर्मों की बात करी है। अगर इसकी नियति में खोट नहीं होती तो इसको सीधा सा कहना चाहिए था संविधान सभा का गठन करेंगे हम, और इतने लोगों की संविधान सभा बनेगी, ये लोग इतने यहां से आएंगे, इतने यहां से आएंगे, इतने यहां से आएंगे, जैसा कैबिनेट मिशन ने बोला। तू आते ही 2 धर्मों की बात कर रहा है, तो इसका मतलब तेरी नियति में संविधान सभा नहीं, तेरी नियति में पाकिस्तान है, और तेरे में पाकिस्तान के निर्माण के बीज नीत है। और गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए कथन बोला जो सबसे ज्यादा आज तक पूछा गया है, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को कौन से चेक की संज्ञा दी? और एक चेक आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है। इन दोनों का ही कथन चेक का जाता है, लेकिन दोनों में गड़बड़ हो जाती है। अब ज्यादा तो आपको पोस्ट डेटेड चेक ही पूछा है, लेकिन नेहरू जी ने इसका विरोध करते हुए क्रिप्स प्रस्ताव को क्या बोला? दिवालिया होते बैंक का उत्तर दिनांकित चेक। बोला बैंक तो दिवाला हो चुका है और तू अब चेक जारी कर रहा है। धर्म के आधार पर हम पहले ही मांगे खारिज कर चुका है, और तू आकर 2 धर्मों की बात कर रहा है। इन तीनों ही कथनों से आपको लग रहा है कि क्रिप्स प्रस्ताव का भी जबरदस्त तरीके से क्या हो रहा है? विरोध। और इन क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध के कारण क्रिप्स प्रस्ताव भी क्या हो जाता है? असफल। और इस क्रिप्स प्रस्ताव के कहने पर भी भारत में संविधान सभा का गठन होता नहीं है। अब तीसरा प्रयास अंग्रेजों ने किया, वो किया जून 1945 में। और जून 1945 में भारत के वायसराय कौन थे बताओ? वायसराय वेवेल। उन्होंने अपने ही नाम पर एक प्रस्ताव पेश किया। कौन सा? वेवेल प्रस्ताव। और वायसराय वेवेल ने वेवेल प्रस्ताव पेश करते हुए वही बात बोली जो लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव में बोली थी। अब उसने तो गोली मूली बातें कही और इसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया। और वेवेल ने तो सीधा सा लाइन बोल दी कि जैसे ही दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, हम भारत में एक संविधान सभा का गठन करेंगे और उस संविधान सभा में उन्हीं भारतीय लोगों को शामिल करेंगे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा सहयोग किया है। अब मेरे को बताओ कि इसी चक्कर में तो कौन से प्रस्ताव का विरोध हुआ था? अगस्त प्रस्ताव का। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस प्रस्ताव का भी जबरदस्त तरीके से क्या किया? विरोध। और विरोध के परिणाम स्वरूप आपका वेवेल प्रस्ताव भी क्या हो जाता है? असफल। और इस वेवेल प्रस्ताव के कहने पर भी भारत में संविधान सभा का गठन होता नहीं है। इसका मतलब संविधान सभा के गठन के प्रयास अंग्रेजों ने सफलता से 3 बार पहले भी किए थे, लेकिन वो तीनों ही प्रयास क्या रहे? असफल। और उन तीनों की असफलता का कारण आपके समझ में आ गया होगा। और अब इन तीनों की असफलता का मूल कारण सुन लो कि ये तीनों ही प्रयास कब से कब के बीच हो रहे हैं बताओ? 1940 से 45 के बीच हो रहे हैं। मेरे को बताओ 1940 से 45 के बीच ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल ही था ना। तो इन तीनों प्रयासों की मूल असफलता का कारण यह हरामखोर आदमी था। आप कहते हो क्यों? क्योंकि यह चाहता ही नहीं था संविधान सभा का गठन।
और यह चाहता ही नहीं था कि भारत को स्वतंत्र करना पड़े। तो आपके तो यह प्रयास क्यों कर रहा है? यह प्रयास कर रहा है दिखावे के कारण। इसने जानबूझकर प्रत्येक प्रयास में कमी रखी और उसको पता था कि मैं ऐसी बात करूंगा तो ये भारतीय इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, संविधान सभा का गठन होगा नहीं। और ये कह रहा है मेरे को भी करना तो नहीं है ना, मेरे को भी दिखावा ही करना है। तो इन तीनों प्रयासों की मूल असफलता का कारण किसी व्यक्ति को अगर क्रेडिट देना है तो किसको दे सकते हो? चर्चिल को। अब हुआ क्या कि 1945 में जैसे ही दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही ब्रिटेन में क्या करवाए? चुनाव। क्या होते हैं? और चुनाव में हमारे भारतीयों के इतने अच्छे किस्मत रहे कि इस व्यक्ति की चुनाव में हो जाती है हार। ये उस चुनाव में क्या हो जाता है? हार जाता है। और हारने के बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है दोस्तों कौन? क्लेमेंट एटली। प्रधानमंत्री कौन बनता है? ये क्लेमेंट एटली भी था तो अंग्रेजी, लेकिन ये क्लेमेंट एटली जब चर्चिल सत्ता में था तो क्लेमेंट एटली विपक्ष में बैठा था। तो विपक्ष में बैठा बैठा भी क्लेमेंट एटली कई बार चर्चिल को यह कह चुका था कि अब हमें भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए और भारत में संविधान सभा का गठन भी करना चाहिए। अब मेरे को बताओ, एटली जब विपक्ष में बैठी भी ऐसी बातें कर रहा था, तो अब तो एटली स्वयं क्या बन चुका है? प्रधानमंत्री। और जैसे ही एटली प्रधानमंत्री बना तो प्रधानमंत्री बनते ही फरवरी 1946 में पहले तो गया ब्रिटेन की संसद में और ब्रिटेन की संसद में जाकर एक घोषणा की और उस घोषणा के माध्यम से भारतीयों को आश्वस्त किया। और घोषणा करते हुए क्या बोला कि भारतीय मेरी जबान पर विश्वास रखें, मेरी बातों पर भरोसा रखें, तो मैं एक डेडलाइन दे रहा हूं और वो दे रहा हूं जून 1948। क्या दे रहा हूं? जून 1948 से पहले पहले मैं भारत को स्वतंत्र करने की जबान देता हूं। तो एक तो भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा करके अंतिम टाइम दे दिया, तो जून 1948 बोला मेरा प्रयास जून 1948 से पहले पहले का रहेगा कि तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा। जून 1948 तो लास्ट टाइम है, उससे पहले मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा, तुम आश्वस्त रहो, अब तुम्हें कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम किया, भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए कैबिनेट मिशन को रवाना। और फिर वो आता है कैबिनेट मिशन और उसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में किसका गठन किया जाता है? संविधान सभा का। ठीक है, तो अब अपन बातें करेंगे कौन से मिशन की? कैबिनेट मिशन की। लेकिन कैबिनेट मिशन ने क्या बोला, क्या सिफारिशें थी, कब आया, कितने लोग थे, उसकी एक एक सिफारिश पर अपन बात करने वाले। उससे पहले ये बातें लिख लीजिएगा, फिर अपन कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। हेडिंग लगाओ संविधान सभा। सिलेबस का पहला टॉपिक हेडिंग लगा दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि संविधान सभा। अब संविधान सभा के गठन में ही एक सब हेडिंग लगा दो, वो लिख दो संविधान सभा के गठन हेतु किए भारतीय प्रयास। संविधान सभा के गठन हेतु किए गए भारतीय प्रयास। भारतीय प्रयासों में नंबर 1 लिखिएगा। नंबर 1 लिखो, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से की। किसके माध्यम से की? गृह स्वराज विधेयक। ठीक है, नंबर दूसरी बात लिखो, सन 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा। भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा। यानी गांधी जी ने संविधान सभा के गठन की मांग नहीं की। गांधी जी ने एक लाइन बोली, जब भी संविधान बनेगा वो किसकी इच्छा के अनुसार बनेगा? भारतीयों की इच्छा। ये कौन कहते हैं आपके गांधी जी? कब कहते हैं? 1922 में। ये आप मांगे कौन सी पढ़ रहे हो? भारतीय। अभी बहुत सारी मांगे बाकी है, फिर अंग्रेजी मांगे पढ़ाई, आपको लिखवाना सब बाकी है, ये कल लिखेंगे सारी की सारी। तो यहां तक का मामला सबके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है तो बोलो। नहीं है घर जाके पढ़ना, और दिक्कत आए तो कल जरूर पूछना, नहीं पूछोगे तो फिर निरस्त आएगी क्लास में, मैं पहले बता देता हूं। और निरस्त क्लास को मैं बिना मन के पढ़ाता हूं, ये मैं तो पहले दिन बोल देता हूं, है ना। तो इसलिए तुमसे मैं आशा अपेक्षा यही करता हूं कि तुम ऊर्जावान रहोगे, रुचि लोगे, और मेरे को भी ऐसा लगेगा कि हाँ पढ़ाने में मजा आ रहा है। क्योंकि एक तो होता है बिना मन का पढ़ाना, और एक होता है अच्छे से पढ़ाना, रात दिन का फर्क पड़ता है। और ऑनलाइन वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनको भी मूक दर्शक नहीं बैठना है, तुमने लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच लिया है।
पर लाइव फ्रॉम क्लासरूम की विशेषता यही होती है, घर बैठे पढ़ो, लेकिन तुम्हारी समस्या है तो तुम कमेंट के माध्यम से टीचर तक पहुंचा सकते हो। मास्टर तुम्हारा हर कमेंट पढ़ेगा और उसका उचित जवाब भी देगा। तो ऑनलाइन वालों के लिए भी यह सुविधा है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।